आपने क्या अमाउंट से एसआईपी चालू की थी जब आपने इन्वेस्टिंग शुरू की थी? मैंने मेरी फर्स्ट एसआईपी जो है वो 5000 की चालू की थी 2012 में। जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई 5000 का 10,000 50,000 1 लाख 4 लाख तक मेरी एसआईपी गई थी टिल 2022। एंड तब भी हमने घर बाय किया। घर कितने में लिया था? 13 सीआर में मैंने वो घर। आपने लोन लेके घर बाय किया। करेक्ट। तो डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन? आपका म्यूचुअल फंड जर्नी का परसेंटेज सीएजीआर कितना रहा होगा ओवर द लास्ट 14 इयर्स? अराउंड 6.5%। म्यूचुअल फंड्स में 6.5% इज अमेजिंग। तो यू सेड दैट योर म्यूचुअल फंड कॉर्पस एज ऑफ टुडे इज अपवर्ड्स ऑफ रुपीज 10 करोड़। तो अभी आपने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है? फॉर मी आई टेकन ओनली 4 फंड्स। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर में द सेकंड वन इज टर्न अराउंड कैंडिडेट मेरा हैंगसेंग टेक। राइजिंग स्टार में आई गो टू ओल्ड ब्रिज फोकस्ड फंड एंड द फोर्थ वन इज थीमेटिक The fund that made you the highest return and मैंने 12 मार्च को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बंधन के स्मॉल कैप में। एंड यू कैन सी द नेक्स्ट 5 years आई मेड 400% रिटर्न ऑन दिस फंड विच इज 35.22 CAGR। सो 4x in 5 years. And अभी आप एटिका वेल्थ में टोटल कितने क्लाइंट्स को केटर करते हो? so we have 2000 families And what's the AUM right now? we manage around 3,500 crores of assets for clients over 30 countries now। तो ऐसे 2 या 3 कौन सी गलतियाँ है जो ये फैमिलीज यूजुअली करती है? एंड I'll give you 2-3। India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. So let's hear about your financial independence journey as well. And everyone who's watching this wants to gain a lot of inspiration. And I've gained a lot of inspiration from your journey when I heard about your story from Gajendra Kothari. तो आपने क्या अमाउंट से एसआईपी चालू की थी जब आपने इन्वेस्टिंग शुरू की थी? सो मैंने 5,000 रुपीज़ से चालू की थी। मैं एडलवाइज में 6 मंथ्स का मैनेजमेंट ट्रेनी का इक्विटी रिसर्च पे जॉब कर रहा था। तो मेरी मंथली स्टाइपेंड 10,000 थी। अच्छा। तो उसमें से मैंने मेरी फर्स्ट एसआईपी जो है वो 5,000 की चालू की थी 2012 में। एंड अलोंग द वे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई 5,000 का 10,000 50,000 1 लाख 4 लाख तक मेरी एसआईपी गई थी टिल 2022। एंड तब भी हमने घर बाय किया मेजॉरिटी ऑन लोन। तो उसके कारण मैंने मेरी एसआईपी 4 लाख से 2 लाख रिड्यूस की बिकॉज फिर मोस्ट ऑफ द मनी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द ईएमआई पेमेंट। तो आपने घर बाय किया इन 2022 यू सेड? करेक्ट। एंड आपने लोन लेके घर बाय किया। करेक्ट। तो डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन? सो जब मैं घर बाय करने का मौका आया माइंड में 2 क्वेश्चंस थे। या तो मैं पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो रिडीम करके घर बाय करूँ या मैं पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखूँ एंड आई टेक ऑन लोन। द मैथ वॉज वर्किंग टूवर्ड्स ऑन लोन साइड क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है कुशाल दैट वाज कंपाउंडिंग ओवर 15% पर एनम। एंड जो मुझे लोन मिल रहा था बैंक से दैट वाज एट 7.2%। एंड ऑफ कोर्स यू गेट टैक्स बेनिफिट्स एज वेल। तो जिसके कारण मेरी जो इंटरेस्ट थी नेट इंटरेस्ट वो 5.56% के आसपास आ रही थी। सो क्लियरली देयर वाज अ 9% आर्बिट्राज इन टेकिंग अ लोन वर्सेस लिक्विडिंग द पोर्टफोलियो। मैंने एक चीज़ की थी जिस दिन मैंने घर खरीदा द डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन वो दिन मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एक मल्टी कैप फंड में जस्ट टू सी के वो द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स घर अगर मैं लोन लेता जो मैं लिया वो बेटर डिसीजन था या मैं अगर इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करता दैट वुड बी ना बेटर डिसीजन। 3 साल बाद मैंने वो एक्सरसाइज की तो वो 1 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे इक्विटी मल्टी कैप फंड में वो 1.86 लैक्स हुआ। सो 86% की ग्रोथ हुई इन माई इन्वेस्टमेंट और घर की वैल्यू वॉज सेम टू बी ऑनेस्ट। तो आपने घर कितने में लिया था? सो मैंने 13 सीआर में मैंने वो घर लिया। वाओ। एंड आपने ये 13 सीआर का घर लेने के लिए डिड यू लिक्विडेट योर म्यूचुअल फंड कॉर्पस एज वेल? सो मैंने सो दैट इज इट एज अ स्टोरी। सो 2019 में वी वर स्टेइंग इन माटुंगा एरिया एंड हमारे दो घर थे 2 BHK एंड 1 BHK। एंड
वी डिसाइडेड टू मूव बैक टू साउथ बॉम्बे जहाँ हम पहले रहते थे। तो वो टाइम पे आई लिक्विडेटेड वन ऑफ द प्रॉपर्टी, वन BHK, तो वहाँ से हमको 1.5 CR का सेल वैल्यू आया। अब वहाँ पे भी देवर अगेन अ डायलेमा कि या तो हम टैक्स पे करें एंड जो डिफरेंस है आई कैन यूज़ टू इन्वेस्ट, या फिर वी इन्वेस्ट दिस मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो दैट वो पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मैंने रिकमेंडेशन ली बोले कि वाई वॉन्ट टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट एज टैक्स, इट इज़ बेटर दैट यू पुट मनी इन द गवर्नमेंट बॉन्ड बिकॉज वो 5 साल बाद पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा पूरा। एंड आई हैड 6 months टू डिसाइड दिस, राइट। लकीली कोविड केम इन 2020 एंड माई पार्टनर गजेंद्र जी सेड कि नथिंग डूइंग, तू टैक्स भर दे। तो मैंने 20 lakhs रुपीज़ टैक्स पे की। जो डिफरेंस अमाउंट था 1.3 lakhs मैंने इन्वेस्ट कर दिया एग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज कोविड में एवरीथिंग वॉज गेटिंग एट अ स्टीप डिस्काउंट। 2 साल में वो 3x हो गया। सो अब देखा जाओ तो मैंने मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लिक्विड नहीं किया है, जो प्रॉपर्टीज बेच के जो पैसा आया था, जो मैंने इन्वेस्ट किया था कोविड में, वो जो 3x हो गया इन नेक्स्ट 2.5 years, वो पैसा मैंने यूज़ किया फॉर डाउन पेमेंट ऑफ द हाउस एंड बाकी सारा मैंने लोन लिया। गॉट इट। एंड इसमें फिर आपने जैसे घर खरीद लिया एंड आप अभी आप EMIs पे कर रहे हो। करेक्ट। सो एनी यंगस्टर हु इज़ वाचिंग दिस, तो आप रेकमेंड करोगे दैट दे शुड ऑल्सो गेट इनटू बाइंग अ हाउस एट एन अर्ली एज, पे EMIs, और दे शुड ऑलवेज स्टे ऑन रेंट? बिकॉज योर पार्टनर गजेंद्र कोठारी, उनका फिलोसॉफी अलग है। वो हमेशा Correct. कहते हैं कि ही ऑलवेज स्टेज ऑन रेंट, Correct. एंड उन्होंने बताया था कि he still pays a rent of 3 lakh rupees per month, and then even if it increases, or like he started when it was around 50,000-60,000 rupees per month 15 years back, but every 5 years he has changed houses and he's always been flexible. Correct. So would you, like, if let's say you have to convince him to buy a house, how would you do that? सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो यंगस्टर्स है जो अभी उनका करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको घर नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने भी जो घर जो मैंने बाय किया है 20 में, आई वॉज स्टेइंग ऑन रेंट इन दैट हाउस। सो जैसे मैंने बताया, वी वर स्टेइंग इन माटुंगा एंड हमारा ड्रीम था कि हम वापस साउथ बॉम्बे आए, बिकॉज अर्लियर वी शू स्टे इन साउथ बॉम्बे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमको मूव करना पड़ा माटुंगा में, पर मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि वापस मूव करना है। सो गजेंद्र जी सेड के वाई वांट टू वेट फॉर द कॉर्पस टू क्रिएट एंड देन बाय द हाउस, आप रेंट पे क्यों नहीं चले जाते। तो 2019 में हम रेंट पे ये घर में आ गए एंड 10 साल का व्यू था। लैंडलॉर्ड से बात भी की थी कि हम 10 साल तक रेंट पे रहेंगे, टिल दैट टाइम कॉर्पस भी इनफ हो जाएगा एंड देन वी कैन बाय द हाउस। बट कोविड का जो सेकेंड वेव आया, तभी जो लैंडलॉर्ड था ही नीडेड लिक्विडिटी, तो उन्होंने बताया कि या तो आप घर खरीद लो या यू टू गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली विथ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, इज वाइफ, एंड माई पेरेंट्स वर नियरिंग 60। तो उनके लिए बार बार घर शिफ्ट करना वो वॉज नॉट एडवाइजेबल। तो इसके लिए वी डिसाइडेड टू बाय द हाउस। और जो मेरे फादर है वो सिर्फ गजेंद्र जी का ही सुनते हैं, तो उन्होंने रात को 11 बजे उनको घर बुलाया। दैट वॉज द टाइम वी टू डिसाइड। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि आपको घर खरीदना है, घर खरीद लो, लेकिन जो आपकी 10 साल की जो कंपाउंडिंग है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट 2012, 12 से 22 तक, मैं आपको ब्रेक करने नहीं दूंगा। आप जितना चाहिए लोन लेके आप घर लीजिए, बट आई विल नॉट लेट यू ब्रेक द कंपाउंडिंग। तो मैंने घर खरीदा, मैंने कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं की। सो या बिकॉज क्या होता है ऐसी इनिशियल ईयर्स में, व्हेन समवन स्टार्ट्स अर्निंग 25-26 साल के जो होते हैं, अगर आपका बल्क ऑफ दैट इनकम गोज टूवर्ड्स पेइंग द EMI, तो आपके बाकी के जो गोल्स है, बिकॉज बाइंग हाउस इज नॉट द अल्टीमेट गोल, राइट, यू विल हैव मेनी अदर गोल्स, वो फिर आप कैसे पूरा करोगे। सो फर्स्ट 10-15 years माई एडवाइस वुड बी टू बिल्ड अ कॉर्पस, reach a stage where 50% of your corpus can be used towards paying the down payment of the house, and the EMI should not be more than 25% of your take home. तो आप अगर आपका नेटवर्क मान लीजिए 2 करोड़ रुपये होता है, तो 1 करोड़ रुपये आप यूज़ कर सकते हैं टू पे द डाउन पेमेंट एंड मेक श्योर कि यार जो EMI जो कंपोनेंट आ रहा है वो इट इज़ नॉट मोर देन 25% ऑफ योर टेक होम। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो 50% आप यूज़ करते हो टू बाय द हाउस, तो बाकी का जो 50% है उसमें आपके जो कंटिजेंसी गोल है, इमरजेंसी गोल है, आपका फ्यूचर है, अगर आपके किड्स है, तो वो सब के लिए भी तो अपने को पैसा रखना है अलग से। तो आपका फिर ये जो लोन लिया था आपने, क्या अमाउंट का लोन लिया था एंड क्या EMI था? सो मैंने 7 CR का लोन लिया है एंड EMI करीबन 5.5 लाख की EMI आती है ओके, पर मंथ? पर मंथ, यस। ओ, तो इस 5,50,000 एंड सो आई मीन आपने फिर 5.5 लाख की EMI पे कर रहे हो आप, एंड ये कितने साल की होगी? 25 years। ओके,
So don't you think it's a lot, like it's a very big expense which has been added in your monthly lifestyle? राइट सी सो अगेन देर आर टू चॉइसेस राइट कि मैं मेरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके लोन क्लोज कर दूँ या मैं कंटिन्यू करूँ लोन. तो मैंने एक मैथ किया था कि अगर आज मैं मेरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके लोन रिपे करता हूँ एंड जो मेरा फिर कैश फ्लो फ्री हो जाता है करेक्ट बिकॉज नाउ आई नॉट पेइंग EMI एनी मोर, उसकी अगर मैं SIP करता हूँ वर्सेस अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो इंटैक रखता हूँ एंड आई कंटिन्यू पेइंग द EMI, यू विल नॉट बिलीव कुशल, द डिफरेंस ओवर द नेक्स्ट 25 years is 60 crores. 60 crores? 60 How come? crores. So if I continue paying the EMI and if I hold to my investments, it would grow to around 160 crores. यदि मैं वो फोरक्लोज कर देता हूँ एंड ये अगर मैं पैसे को SIP में कन्वर्ट करता हूँ then I reach around 100 crores. So the difference is 60 crores. And what percentage rate of return are you assuming So- when you invest? So 12% on the SIP amount and 14% on the lump sum. Acha, okay. Because I'm investing the entire money at this price, right? So can you just deep dive into this? This is interesting. So 100 और 160 का ये जो नंबर है, ये कैसे थोड़ा इजी एक्सप्लेन करोगे कि 160 100 का नंबर कैसे आया है? So as I said, let's say if I continue my EMI, हाँ. तो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो as it is रहेगा, Correct. correct? That is compounding at 14%. हाँ. तो Correct. एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितने का है आपका? वो कैसे कितने से कंपाउंड होगा? So it's more than 10 Okay. crores, right? And that is compounding at 14% per Correct. annum. हाँ. And over the next 25 years, that will reach around 160 crores. Okay. Without you doing any SIP also? Exactly, because अभी मेरा सारा पैसा is going towards my EMI. Correct. समझ. Versus let's say I liquidate my investment and then जो मेरा SIP EMI amount जो free हो गया, I'll do SIP with that amount. Yeah. And वहाँ पे let's say I'm getting 12% return per annum. तो वो पैसा हो जाएगा 100 CR. अच्छा. So then it's a big trade off, right? हाँ. Plus I'm not calculating जो वो टैक्स बेनिफिट अभी मिल रहा है, तो अगर मैं वो भी इसमें ऐड करूँ then the difference will even grow more. Yeah, so it doesn't make sense for you to liquidate your investments and pay towards, like, pay your entire Absolutely, loan. because see the interest rate on my home loan is 7.2%, Right. and the returns I'm going to make on my investment is more than 12, right? Around 12 to 14. It's a no brainer. So from what I understand, so आपको जैसे 5.5 lakh per month का आपको पे करना है EMI. So अभी आप क्या कर रहे हो, that you have like certain income जो आप basically EMI पे कर रहे हो, and उसके अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा बच रहा है that you are investing in mutual funds. Correct. तो आपकी SIP अभी at present आपने बताया 2 lakh 2 rupees lakhs per rupees, month की. correct. Okay, so 5.5 lakh goes into EMI, 2 lakh rupees per month goes into SIP. Correct. And what about the other, like, और क्या बाकी expenses So हैं? then the monthly expense, we stay in a joint family. So मेरे दो son है, my brother has a daughter, and we are 8 of us staying in a house. 8 to 9 people now, sorry. So जो monthly expenses रहते हैं, the basic electricity and household expenses, तो वो सारे और add हो So I assume your total monthly expenses would be in the range of 10 to 12 lakhs? Yeah, yes, you are every right. month. Correct. And this is for you and your family? Correct. सब मिला के? Correct. Got it. And इसमें अभी जैसे आपने बताया कि आप पहले रेंट पे रहते थे and then आपने वही सेम घर खरीदा. So this is a very interesting story कि पहले आप टेनेंट थे और अभी आप ओनर बन गए वही सेम घर के. Yes. तो क्या रेंट था जब आप टेनेंट बने थे और जब ओनर बने थे तब फीलिंग कैसा था आपका? So of course it's a beautiful feeling to own a house, and more than me and my family, it's for my parents, right? You will not believe, Kushal, I was paying 2.5 lakhs monthly rent, right? On a house which was 13 crores. तो अगर आप मैथ करते हो तो it is not even 2.5-3%. Yeah. So that was steal. And Mumbai में the rental yields are around 2 to 3%, as you know. But then life में सब कुछ maths नहीं होता है. There's emotional angle as well. And when you're staying in a joint family with nine people with parents together, you don't want to move again and again, and that is why we decided to buy the house. Right. So you said that your mutual fund corpus as of today is upwards of rupees 10 crores. तो अभी आपने कितने mutual fund schemes में invest किया है and कौन से categories of schemes है? Right. So not more than 4 funds per name. So my parents, my wife, my 2 sons. So for me, I've taken only four funds. एक होता है consistent performer, तो वहाँ पे there is a fund which has a very long track record जो 25-30 साल से है. They have seen multiple cycles and it is nearly around the benchmark. So there are no surprise element into this fund. तो ये क्या होता है, एक strong base बन जाता है आपका portfolio creation का. The second one is turnaround candidate, where we, as you must have heard Gajendra also speaking, we had bet on China a couple of years back. Yeah. Where we are playing a bet on mean reversion.
So that is the second one. Third one is Rising Star. ये these are new fund which have been recently launched, but fund manager नया नहीं होता है. It's a seasoned fund manager, but because many people are not aware and there's a early mover advantage because of the low EM, you can churn the portfolio much swifter. That's the third one. And the fourth one is thematic, जहाँ पे I'm betting on certain sectors of the market which are looking quite cheap. So these are the four styles of funds, and only 4 funds per name in my mutual fund portfolio. Got it. So let's deep dive into all these 4 now. Before this, आपका म्यूचुअल फंड जर्नी का परसेंटेज CAGR कितना रहा होगा ओवर द लास्ट 14 years? It's around 6.5%. 16.5%. वाओ, म्यूचुअल फंड्स में 16.5% इज अमेजिंग. सो इसमें ये चारों कैटेगरीज में कैन यू गिव मी नेम्स ऑफ ईच फंड्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन एंड व्हाई? So as I said, I have multiple family members in one portfolio. तो आपका अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो आपका क्या होगा? So consistent performer में I like HDFC large and mid. It has a 25-year plus track record. The second one is turnaround candidate. तो जहाँ पे I mentioned that we put into China big time last 3 years. ये कौन सा होगा चाइना वाला फंड? In the turnaround candidate. Yeah, but which fund is this? मेरा Hang Seng Tech. Okay. Rising Star. Rising Star में I will go to Old Bridge focused fund, which is led by Mr. Kenneth Andrade. And he has 30 years of experience in the fund management industry. And the fourth one is thematic, where I invested into ICICI thematic fund of fund. Because क्या होता है कि personally track करना कौन सा sector is doing well, not doing well, and then again churn करने पे you to keep on paying taxes. ये fund itself buys by sectors and exits and enters the new sectors. You don't end up paying any tax. You only pay tax when you sell the fund. So these are my 4 funds right now. Got it. तो अभी आप ये चारों फंड्स में ही SIP करते हो? Correct. ओके. एंड आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन क्या होगा परसेंटेज वाइज? इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम? So I kept 1 CR in debt because I have a home loan. So from contingency angle, 6 months of my EMI plus 6 months of my monthly expense, उतना पार्ट मैंने बैंक इन द सेंस वो होम लोन अकाउंट में रखा है. द बेस्ट पार्ट अबाउट माई होम लोन इज दैट मैं जितना पैसा उसमें रखता हूँ उस पर मुझे ब्याज नहीं लगता है. इट्स अ होम सेवर अकाउंट. EMI stays the same, but then more money will go towards my principal repayment. So you can say that मैं वो पैसे पे I'm earning 7.2% interest. ओके. Correct. So that is 1 CR मैंने रखा है अलग से. बाकी enter money is equity. तो ये 1 CR एग्जैक्टली कहाँ पे आपने रखा हुआ है? इन द होम सेवर अकाउंट. सो जहाँ पे मेरा होम लोन चल रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, दे प्रोवाइड अ सेविंग्स अकाउंट. ओके. एंड आप उसमें जितना पैसा आप रखते हो वो पैसे पे आपको ब्याज नहीं लगता है. वाओ, ये मेरे को नहीं पता था. तो अगर मेरा हाउसिंग लोन है, मेरी EMI चल रही है, तो मैं एक सेपरेट अमाउंट पार्क करके वहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा मैं वो इंटरेस्ट से मतलब वो इंटरेस्ट मेरे को एडिशनल इनकम मिलेगा? नहीं. सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज दैट इफ यू गो फॉर नॉर्मल होम लोन, लेट्स से वो 7.2 पे आता है, तो ये होम सेवर जो लोन होता है वो आपको 0.2 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. 7.4 पे आएगा. बट द ब्यूटी अबाउट दिस इज कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन बैंक, अगर आप पैसा ये होम सेवर अकाउंट में रखते हो ना, जैसे लेट्स से माई आउटस्टैंडिंग होम लोन इज लेट्स से 5 crores. ओके. एंड अगर मैं इसमें 1 CR का बैलेंस मेंटेन करता हूँ तो इफेक्टिव इंटरेस्ट आई मीन चार्ज ऑन 4 CR नॉट 5 CR. तो EMI तो मेरा कांस्टेंट रहता है, बट मोर ऑफ माई EMI गोज टूवर्ड्स माई प्रिंसिपल रिपेमेंट. एंड दिस मनी आई कैन पुल आउट वेन एवर आई वॉन्ट. तो जब भी मार्केट में मान लीजिए क्रैश आता है तो आई कैन इमीडिएटली यूज दिस 1 CR एंड इन्वेस्ट इन मार्केट्स. गॉट इट. एंड इसमें जो आपका प्रिंसिपल से रिड्यूस होता है तो बेसिकली EMI सेम है, तो प्रिंसिपल आपका कम होते जाता है. मेरा टेन्योर आपका कम होते जाए. करेक्ट. गॉट इट. वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर जर्नी एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस. सो बेसिकली यू सरेंडर्ड 27 out of 30 LIC पॉलिसीज, राइट? एंड ये इसका क्या स्टोरी एंड कैसे आपने डिसाइड किया कि ओके LIC से अभी सरेंडर करके मुझे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है? राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं मेरे इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था एंड माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी अ कोर्स विच इज़ 4 days कोर्स टाइटल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा था. एंड मुझे पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था इन एक्विटीज़, तो मैंने बोला चल लेट्स अटेंड दैट कोर्स. तो 4 दिन का कोर्स था, बट उसमें से फर्स्ट 3 days जो था वो डेरिवेटिव्स, टेक्निकल एनालिसिस वो लाइन्स पे था, तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया उसमें एंड मैं क्विट करने वाला था. तो मेरा दोस्त बोला यार 4 दिन का पैसा भर, लेट अस अटेंड द 4th day, राइट? एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट.
because that one day, Kushal, the fourth day, changed my life. Fourth day, there was a session by Mr. Gajendra Kothari, who is my mentor, my guru, and now I'm blessed that I'm his partner now. And उन्होंने जो फोर्थ डे का कोर्स लिया था, that was on basics, how to be smart with your money, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग तो पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट क्या पैसा आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है. एंड आई वॉज ब्लोन अवे विद दैट सेशन. तो वो सेशन के बाद मैं उनके पास गया मिलने, एंड मैंने पूछा कि गजेंद्र जी, कैन यू मैनेज माई फैमिलीज पोर्टफोलियो, राइट? एंड उन्होंने बोला कि श्योर, वाई नॉट. तो मैं मेरे फादर के पास गया कि पापा, मुझे किसी और को और से कंसल्टेशन लेना है. तो उन्होंने मुझे 2 बैग्स भर के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए. तो मैं उनके ऑफिस चला गया और मिला कि गजेंद्र जी, ये जो पापा ने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सारे ये बैग्स में है. एंड ही सेड 2 महीने बाद आना. ओके, बट बिफोर दैट ही सेड कि चिंतन, टेल मी व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ. And Kushal, that was the first time when somebody had actually discussed about goals and not any product, any fund, returns, nothing. And that made me think. And I went back home, I discussed with my family कि as a family अपने goals क्या क्या है. तो मेरे 3 goals मैंने उनको बताया गजेंद्र जी को कि एक तो मुझे ट्रैवल करना है. I'm very fascinated by traveling. Second, I told him that we want to move back to South Bombay, which I just told you. And third was I want to be financially free, which means I want to reach a stage जिस दिन के बाद मुझे पैसे के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है. He said okay, and he said 2 महीने बाद आना. कुशल, सो जब गजेंद्र जी ने मेरी सारी LIC पॉलिसीज़ एनालाइज की और उन्होंने मुझे जो दिखाए कि इतने सारे चार्जेस है, आई वॉज शॉक्ड. इफ़ यू एड ऑल दीज चार्जेस, टोटल देर आर 7 चार्जेस इन द पॉलिसी. जो मेरा रिटर्न आ रहा था कुशल एट द एंड ऑफ 20-25 ईयर्स वॉज जस्ट 5.6%. एंड ऑल द पॉलिसीज पुट टुगेदर हमारा जो लाइफ कवर था वो 50 लाख का था. एंड हम प्रीमियम साल का 5 लाख रुपया पे कर रहे थे. और महंगाई 7% की थी और मेरा रिटर्न 5.6, तो मैं तो महंगाई से भी कम रिटर्न कमा रहा था. तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इससे बेटर आप टर्म प्लान ले लीजिए. तो मैंने 50 lakhs पापा के लिए टर्म इंश्योरेंस ली एंड 50 lakhs मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस ली. कैन यू गैस, दोनों टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम ऐड करके इट वॉज लेस देन 30,000 रुपीज़. जस्ट 25,000 रुपीज़ मेरी 4,500 की टर्म कवर आई, बिकॉज मैंने 23 साल पे ली. मेरा प्रीमियम बहुत ही कम था. एंड ये प्रीमियम लॉक हो जाता है फॉर योर लाइफ, इट डजन इंक्रीज. एंड जो फादर की जो थी वो अराउंड 19,000 की प्रीमियम आ रही थी फॉर 50 लाख कवर. तो 25,000 रुपीज़ में हम वी गॉट दी कवर ऑफ 50 lakhs ईच. एंड जो फिर डिफरेंस था उसका हम लोग ने डाइवर्ट कर दिया SIP में फॉर अदर गोल्स. सो जब ये एनालिसिस की हमने, दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट लेट अस सरेंडर दी LIC पॉलिसीज़. एंड उसके बाद यू कैन सी दिस, आई एम शोइंग यू 3 LIC पॉलिसीज़. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों LIC पॉलिसीज़ का जो रिटर्न आ रहा था वो 5.9% आ रहा था. हमने ये सारी LIC पॉलिसीज़ सरेंडर कर दी 18 Jan 2013 में. जैसे वो पैसा आया, ये मदर की थी, वो फादर की. एंड जैसे वो पैसा आया, वी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट 3 years. Oh wow. The 3-year CAGR is 35%. Of course, it was luck because 2013 में, if you remember, markets were down. तो सही टाइम पे एंट्री भी मिल गई. एंड बिकॉज LIC पॉलिसीज पापा ने बाय की थी फॉर रिटायरमेंट फॉर हिम एंड माई मॉम. तो गजेंद्र जी ने सजेस्ट किया कि ये पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए फॉर योर रिटायरमेंट. तो क्या होता है कि उन्होंने वही समझाया कि जो इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस है दोनों को अलग रखना चाहिए. लोग दोनों को मिक्स करते खिचड़ी बना देते हैं कि अगर मुझे नहीं कुछ हुआ तो टर्म इंश्योरेंस में तो पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा. तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब आप कार इंश्योरेंस बाय करते हो और 1 साल का आपने प्रीमियम पे किया और अगर गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो एक्सीडेंट, तो आप थोड़ी पैसा वापस मांगने जाते हो. सेम वे विथ योर मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल. अगर आप बीमार नहीं हुए तो आप थोड़ी उसे वापस पैसा मांगने जाते हो. तो यही लॉजिक अपन लाइफ के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं. वाई यू वॉन्ट समथिंग बैक इफ नो नथिंग हैपन्स टू यू. एंड ये प्रिंसिपल पे दिस इंश्योरेंस पॉलिसीज विल पिच यू एंड दैट्स वेयर यू एंड अप विथ हैविंग रॉन्ग पॉलिसीज. सो उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि दोनों को अलग रखो. तो टर्म इंश्योरेंस अलग रखा. एंड आई कैन शो यू माई टर्म इंश्योरेंस एज वेल. या दिस वॉज दी फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया 23 साल में मैंने ली थी फॉर 50 lakh एंड 5,000 वॉज माई एनुअल प्रीमियम.
सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सरेंडरिंग दी LIC पॉलिसीज. मैं 3 नहीं निकल पाया बिकॉज वो एन्युटी वाली थी, सो देयर वाज नो ऑप्शन टू एग्जिट. बट 30 में से मैंने 27 पॉलिसी वी सरेंडर्ड. वाओ. एंड ये जो बाकी आपने जो म्यूचुअल फंड्स में डाला था, तो वो रिटर्न जो थे वो कितने साल के थे? वो 3 साल वो के 3 थे. साल के थे. बट अभी आपने वो होल्ड किए या वो लिक्विडेट कर दिए वो फंड्स? नहीं, वो मैंने होल्ड किए. तो अभी एट प्रेजेंट क्या रिटर्न होगा उस पे? लाइक 35-39% इज अ 3 ईयर कैगर. करेक्ट, इट्स कम टू 14.5% CAGR. अच्छा, 14.5%. Still it is three times then almost three times than what LIC would have given me. Right. Wow, this is very interesting. So people who take life plans and all, like जो ULIPs वगैरह लेते हैं, Correct. which is investment and insurance, तो you recommend कि इसके पीछे नहीं जाना चाहिए and just Absolutely. treat them separate, like investment is separate and insurance is separate. Absolutely, there is no logic in combining both, right? And जो आपने बताया फॉर एग्जांपल यूलिप है, तो उसमें आपका पैसा लॉक इन हो जाता है फॉर एटलीस्ट फॉर 5 years, राइट? आपको कंपलसरी प्रीमियम पे करना है फॉर द नेक्स्ट 5 years. मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाए प्रीमियम कोई भी कारण से, तो फिर वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है या वो डिसकंटिन्यूटी फंड में चली जाती है, जहाँ पे फिर आपको खाली 4% इंटरेस्ट मिलता है ऑन दैट मनी. So you should never lock in your money if not required by it. Right. And what about your emergency funds? तो आप कैसे ट्रैक करते हो दैट आपके मंथली एक्सपेंसेस का कितने टाइम्स आप इमरजेंसी फंड्स में रखते हो, और ये कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं? So as I said, broadly 6 months of the entire monthly expense. अब इसमें you have to understand कि जो मेरे सन की स्कूल की फ़ीस है, वहाँ से लेके मेरा जो EMI है, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है, जो मैं SIP कर रहा हूँ, the maintenance of the house, electricity, travel, everything. I'm saying A to Z जो आपका एक नंबर बैठता है monthly as a family into 6 times should always be there in a very safe asset class. वो जो पैसा है उसको रिटर्न के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, वो पैसा वहाँ पे निवेश करना है जहाँ पे आपको विद इन 1 day मैक्सिमम यू गेट एक्सेस टू दैट मनी. बिकॉज इमरजेंसी कह के तो नहीं आती है, करेक्ट? सो दैट मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन डेट फंड्स or FDs, whatever is comfortable, but that money should be in very safe asset class. तो आपने कितने अमाउंट कौन से फंड में इन्वेस्ट So मैंने जैसे बताया, मैंने टोटल 1 CR पैसा जो है वो मैंने मेरे होम स्क्वायर अकाउंट में रखा है. अच्छा. वहाँ मुझे 7.2% इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, सो ये आप बेसिकली इमरजेंसी फंड हो गया आपका. करेक्ट. बट व्हाट अबाउट लेट्स से लिक्विड फंड्स, या मे बी देयर इज आल्सो लाइक ओवरनाइट फंड्स होते हैं. करेक्ट. उसमें आप इन्वेस्ट करते हो? राइट. नो, वेरी गुड क्वेश्चन. तो दो आई वाज करंट अकाउंट में जो आपका पैसा होता है, जो लोग बिजनेस इसमें है, वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. यू गेट एब्सोल्युटली 0% इंटरेस्ट, राइट? म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विच इज़ ओवरनाइट फंड एंड लिक्विड फंड. तो मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करना है एंड देयर इज स्टिल 3-4 days टू गो, राइट? आप फ्राइडे को भी ये फंड में निवेश कर सकते हैं ओवरनाइट फंड्स में, एंड मंडे ऑल्सो यू कैन विड्रॉ. तो आपको 3 दिन का आपको ब्याज मिलता है. तो ये 2012 की बात है, जब मैं गणेश जी को मिला था, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करवाई थी विच इज़ लिक्विड फंड. आप देखिए कितना ईजी था. मुझे खाली एक SMS भेजना था मेरे मोबाइल से. आप देख सकते हो ऊपर INV 7000 एंड वो इन्वेस्ट हो गया. और जब मुझे पैसा रिडीम करना है, आप देखिए RED 8000. ओह वाओ, इतना आसान है पैसे को आपके लिए काम कराना. सो यू आर सेइंग आपने बस INV 7000 टाइप किया, Correct. और आपका 7000 इन्वेस्ट हो गया डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड में? एब्सोल्युटली, लिक्विड फंड. एंड आई स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सेम डे. आप विश्वास नहीं करेंगे, ये करके मेरे जो पापा के बिजनेस के जो स्टाफ थे, उनके 2 स्टाफ की जो सैलरी है वो यहाँ से निकलती थी फ्री में. कैसे, मतलब? आप देखिए क्या होता है, ऐसी जो लोग बिजनेस रन करते हैं ना, उनके पास काफ़ी पैसा लिक्विड में 2 दिन के लिए रहता है, 5 दिन के लिए रहता है, 7 दिन के लिए रहता है, राइट? वो वहाँ पे रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं. यहाँ पे कोई ब्याज नहीं मिल रहा है आपका. अगर आप उसी को खाली लिक्विड फंड में आप कन्वर्ट करते हैं, तो मंथ एंड ऑफ द मंथ में यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी आपका कितना इंटरेस्ट बना है. वाओ. दैट इज हाउ यू शुड हेल्प योर मनी वर्क मोर हार्डर फॉर यू. सो इसमें कैसे होता है फिर, जैसे आपने INV 7000 टाइप कर दिया, तो वो आपके करंट अकाउंट से डेबिट होके डायरेक्टली लिक्विड फंड में चला गया. ये केस में इट इज DSP विच यू कैन सी. तो DSP के लिक्विड फंड में वो पैसा चला गया. मुझे डेली बेसिस पे मेरे को उसमें इंटरेस्ट मिलता है. और जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप देख रहे हो मैंने RED 8000 टाइप किया है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे द मनी कम्स बैक टू माई करंट अकाउंट. अच्छा, ओके. एंड आप अभी भी ये करते हो, लाइक जो पेमेंट्स करने अभी बट अभी SMS का तो अभी फीचर नहीं है. सो वी डू RTGS सो दैट मुझे सेम डे की INV मुझे मिल जाए. ओके.
सो बेसिकली करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उससे मतलब एक थ्रेशोल्ड के बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो आप बेसिकली लिक्विड फंड में डाल दोगे. करेक्ट. नॉट And ओनली कित करंट अकाउंट, इवन योर सेविंग्स अकाउंट. आज जो सेविंग्स अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट्स है, यू कैन चेक एनी बैंक, इट्स नॉट मोर देन 3-4%. मोस्ट ऑफ द बैंक्स आई एम सेइंग, राइट, मोस्ट ऑफ द बैंक्स डोंट ऑफर यू मोर देन 3-4% इंटरेस्ट रेट. तो क्यों आपको आप ही के पैसे पे 3 से 4% इंटरेस्ट चाहिए जब आपको ऑलमोस्ट डबल मिल सकता है, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा मिल तो सकता कितना 7-8% मिलता है इस पे है. नाउ वी आर गेटिंग 5.5-6% लिक्विड फंड लिक्विड फंड में, ओके. which is almost 50% higher than your bank interest. बट देन मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू और माय थिंकिंग विल बी दैट आधा मतलब लाइक 50% हायर विच इज़ लाइक 1.5-2% ज़्यादा के लिए मैं इतना मगजमारी क्यों करूँ, उससे अच्छा जैसे चल रहा है वैसे चलने देता हूँ. So I'll give you a interesting stat. तो जब मैं ये एक्सरसाइज करता था ना, तो मेरे जो वीकेंड के जो मेरे आउटिंग्स होते थे ना, वो सारे मेरे फ्री हो जाते थे. अच्छा. सी, अपने को लगता है कि 1.5-2% से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज, राइट, इट कम्स टू अ गुड नंबर ऑफ सेविंग्स. बिकॉज कंपाउंडिंग हैपेंस कंपाउंडिंग होता है, यस यस यस. and also it depends on the amount that you are putting in Correct. the liquid fund. So I think amount पे of course 1.5-2% will be significant because your amount will be much higher इट्स as नॉट compared अबाउट to अमाउंट. other. आई एम व्हाट माय पॉइंट इज कि जो आपका जो मेहनत का जो पैसा है ना, विथ सच ईज आपको 2 मिनट लगता है ये ट्रांजेक्शन करने के लिए. सो आपको आप ही के पैसे पे ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं बनाना है, Yeah, राइट? हेल्प योर मनी ग्रो हार्डर फॉर यू, राइट? right. और ऐसे क्या क्या हैक्स है जो आप फॉलो करते हो डे टू डे लाइफ में which helps you to grow your money on a regular basis? राइट. सो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बैंक अकाउंट रखता हूँ डे वन से. तो एक जो मेरा बैंक अकाउंट है दैट इज़ प्योरली फॉर माई एक्सपेंसेस, और दूसरा जो बैंक अकाउंट है वो मेरा तो प्योरली फॉर माई इन्वेस्टमेंट. सो उससे क्या होता है, एक तो होता है कि आई नो कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, क्योंकि वो अकाउंट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर माई एक्सपेंसेस, और मैंने वो अकाउंट का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिया हुआ है. जो मेरा इन्वेस्टमेंट वाला जो अकाउंट है उसमें मैंने ना डेबिट कार्ड लिया हुआ है ना क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, खाली मैंने नेट बैंकिंग का फीचर रखा है फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स. सो इससे क्या होता है दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच यू आर स्पेंडिंग एंड हाउ मच यू आर सेविंग. Yeah. लोग क्या करते हैं, लोग एक ही अकाउंट से सारा कुछ मैनेज करते हैं. सो एंड ऑफ द डे यू जस्ट डोंट नो हाउ मच यू आर स्पेंडिंग एंड हाउ मच यू आर सेविंग. सो मैं जब मैं जो मेरी मंथली जो इनकम आती है डे वन पे ही मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ. Okay, तो और कितना स्प्लिट करते हो परसेंटेज वाइज, कितना इधर जाएगा कितना So यहाँ पे जाएगा? I believe in 50-50. So 50% is what I spend, and 50% is what I save. Okay. 50% saving is a good number. Yes, Like 50% of your expense, sorry, 50% of your income, Right. you are saving and investing. So there's a logic behind this as well. So let's say I am 36. तो आज ये साल की जो मेरी इनकम है फ्रॉम 36 to 37, उसको मुझे 2 साल के लिए स्पेंड करनी है, विच इज़ करंट ईयर एंड 66 to 67. क्योंकि व्हेन आई विल बी 66 वो टाइम में तो मेरी और कोई से इनकम नहीं आने वाली है. सो फ्रॉम 30 to 60 ब्रॉडली जो अपना अर्निंग एज रहता है ना, यू टू स्पेंड फॉर द करंट एज एंड यू टू सेव फ्रॉम 60 to 90 एज वेल. सो इफ यू थिंक फ्रॉम दैट एंगल, इफ आई एम अर्निंग 100 रुपीज एट द एज ऑफ 30, तो 50 आई टू स्पेंड फॉर द एज ऑफ 30 एंड 50 आई टू सेव फॉर द एज ऑफ माई 60 एज वेल, राइट? Right. दैट एंड प्लस माई अदर गोल्स जो भी है वो. सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड 50-50. Right. So, ठीक है, one is that you have 2 bank accounts. Basically, that helps you to track your actual expenses and actual income. This is one hack which is helping you to stay financially stable. What are some other 2 or 3 things which you do on a regular basis जिससे आप basically financially एकदम free रहते हो? So, as I said, I'm working towards my financial independence, and roughly I've reached around 2.5-13 times my annual expenses. The target is to reach 25-30 times. So my first goal is to reach there as soon as possible, because then I'll be completely financially free. So 12.5, 13 times of your annual expenses is I've what? reached This is so your far. This is My what, liquid an net worth. annual corpus. So my this is your liquid net worth, liquid net worth. yeah, Okay. is around 2.5 to 13 times. Okay. And usually the math says that once you reach 25 to 30 times your annual expense, that is the day you can say that you are financially free. So अभी मैं क्या कर रहा हूँ, you asked me for hacks के maximum I'm trying to save so that I reach that goal faster, because उस दिन के बाद I can maybe spend more freely. What are some money mistakes that you have done in your career? So
ऑनेस्टली आई वाज वेरी लकी कि मैं 22 साल की उम्र में ही गजेंद्र जी को मिला, एंड माय फाइनेंशियल लाइफ स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। बट बिफोर दैट मैंने थोड़े बहुत गलती की थी। जैसे कि कोई दोस्त ने बता दिया तो मैं टिप्स के बेसिस पे मैं इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर लेता था। एंड आई रिमेंबर माय फर्स्ट स्टॉक पिरामिड साइमारा थिएटर, जो मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड की थी, एंड जो मेरी स्टाइपेंड थी जैसे मैंने बताया, मैंने सारी 6 महीने की सेविंग्स वो स्टॉक में डाल दी थी, क्योंकि उसने बताया ये डबल हो जाएगा करके। एंड 6 महीने बाद दैट वेंट टू ज़ीरो एक्चुअली। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि यार ये टिप्स वाला जो है वो काम नहीं करना है, बिकॉज वो किसी और का कन्विक्शन है, एंड यू कैनॉट मेक मनी ऑन बोरोड का कन्विक्शन। अगर आपका स्टडी किया हुआ है, आपका रिसर्च है तो बात अलग है, और किसी और के नॉलेज या उस पर आप पैसा नहीं बना सकते। So that was the first mistake I committed. Second, I kept on investing in many funds. जो फंड्स अच्छे कर रहे थे मैं उसमें इन्वेस्ट करता था। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट मेक सेंस। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट किए थे, एंड देन आई कट इट डाउन टू 4 फंड्स नाउ एज आई सेड। थर्ड थिंग इज़ ऑप्शंस। तो मैंने ऑफकोर्स वेरी स्मॉल अमाउंट 2000 5000 के मैं ऑप्शन स्टार्टिंग में आई वाज वांट टू ट्राई इट आउट कि ये होता क्या है FNO। एंड वहाँ पे मैंने सारे पैसे मेरे खो दिए। फिर मैंने क्रिप्टो भी मैंने ट्राई किया। सो माई आइडिया वॉज टू दैट आई वांटेड टू ट्राई ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल एज अ इंडियन सिटीजन एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो मैंने क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने स्मॉल केसेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एंड एवरीवेयर आई हैड बैड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स। सो दैट इज़ वेयर माई confidence on this product went multifold. Which is the fund that made you the highest return and which is the fund that made 2020 की बात है, जो मैंने आपको बताई थी कि मैं 3 पॉलिसी सरेंडर नहीं कर पाया था, उसमें से 2 पॉलिसी मैच्योर हुई इन मार्च 2020, एंड यू कैन सी दिस इज माय बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो 11 मार्च को मेरे को 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, एंड वो टाइम पे मार्केट वॉज डाउन अराउंड 30%, एंड बाय द वे स्मॉल कैप इंडेक्स वॉज डाउन 60%। एंड लोग बोल रहे थे कि यार छोटी कंपनी तो फिनिश हो जाएगी, बिकॉज कोविड का जो वेव था, एवरीबडीज वॉज एट होम, बिजनेस वर शट डाउन, तो छोटी कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएंगी। तो वो टाइम पे मेरा गजेंद्र जी का कॉल ये था कि 10 साल का जो स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न था, यू शैल नॉट बिलीव, वॉज ज़ीरो, एंड यू हैव टू बाई व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, राइट। तो वो टाइम में वी डिसाइडेड दैट लेट अस पुट दिस मनी इन स्मॉल कैप फंड। सो अब यू कैन सी जो पैसा 11 मार्च को आया 3 लाख रुपए, मैंने 2 में स्प्लिट किया। मैंने 12 मार्च को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बंधन के स्मॉल कैप में, विच वॉज IDFC एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड 1 लाख मैंने 23 मार्च को मैंने उसमें इन्वेस्ट की। लेकिन मैंने एक गलती इसमें भी की कि आप देखिए मेरे जो कॉस्ट जो थी मेरी वो 8.18 की NAV की आई थी लास्ट वाली, 4 महीने में वो 50% से बढ़ गई। तो मैं 4 महीने में 50% रिटर्न है, तो लेट मी बुक आउट सम प्रॉफिट। तो मैंने 1 लाख आप देखिए मैंने विड्रॉ कर दी एट द NAV ऑफ 12। दैट वाज माय मिस्टेक। लकीली मैंने पूरा पोर्टफोलियो रिडीम नहीं किया, एंड यू कैन सी द नेक्स्ट 5 years आई मेड 400% रिटर्न ऑन दिस फंड, which is 35.22 CAGR. Wow. So 4 times, 4x in 5 years. yes, that's right. Wow. No, 5x. Oh yeah, 5x, It's 400% return. It's more than 5. You can see that 2.25 has gone to 11.37, and it is up 405% return, and it's come out at 35%. So learning यहाँ पे ये है कुशल that whenever there is a sale in the market ना, सब लोग भाग जाते हैं। यही चीज़ जब कपड़े में, शूज़ में, ब्रांडेड में, तो आप दौड़ के जाके आप खरीद लेते हो। पर जब बाजार जब गिरता है तब लोगों को डर होता है, वो लोग वहाँ पे पोर्टफोलियो रिडीम कर देते हैं। तब भी आपको करेज आपको दिखाना है। सो इफ यू वांट टू मेक वेरी हाई रिटर्न्स, यू हैव टू इन्वेस्ट व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ कि आपने इन्वेस्ट किया एंड लेट्स से 4 साल 5 साल हो गए या 8 साल हो गए, the return is still 0% or negative, and how did you react? करेक्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन वी इन्वेस्टेड इन चाइना। तो हम लोगों ने 2021 नवंबर में जब ये फंड लॉन्च हुआ था मिराई का हैंग सेंग टेक में, वो 10 के NAV पे लॉन्च हुआ था, एंड वो टाइम पे द इंडेक्स वाज डाउन 50%। तो उन्होंने जब लॉन्च किया था वो ऑलरेडी 50% से गिरा हुआ था। तो वी थॉट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू पुट मनी इन दिस फंड। आप विश्वास नहीं करेंगे कुशल, हमारे इन्वेस्ट करने के बाद वो 10 की NAV नीचे जाके 5.6 हुई। बाप रे, आप तो 0% रिटर्न बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये 2 साल बाद इट वॉज डाउन बाई 45%। My God. हमने क्या किया तभी,
हमने डबल अप किया हमारा इन्वेस्टमेंट। जो चीज़ 50% डिस्काउंट पे मिल रही थी, वो चीज़ अभी आपको 75% डिस्काउंट पे मिल रही थी। इट वॉज अ नो ब्रेनर, राइट? तो दैट इज़ व्हेन वी डबल्ड आर इन्वेस्टमेंट, एंड वो 5.5 की जो एनएवीपी जो मैंने इन्वेस्ट किया था, आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अराउंड 17-18। Oh, So we done wow. 3.5 times from that number, Right. and 2 times from my initial cost. Yeah, which is also very good. Yeah. Wow. एंड अभी एट प्रेजेंट आपको क्या लगता है कौन से ऐसे थीम्स है या सेक्टर्स है या फंड्स है जो आप बुलिश हो एंड व्हाई? Correct. So as a house, we are very contra by nature. We are very allergic to something which has done very well. We just don't put money there, and we find opportunities जो अच्छी नहीं की है. So if you see last 3 years, 4 years में quality has not done well at all. The quality stocks I'm saying. So if you look at any fund which is quality oriented, उसने last 3-4 साल में काफ़ी underperform किया है. That is one area which we are very very bullish because there are cycles. 3-4 साल वैल्यू चलेगा, 3-4 साल क्वालिटी चलेगा, एंड दिस इज द ओनली फेज वेयर क्वालिटी हैज अंडर परफॉर्म वैल्यू बाय मोर देन 5 years. कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है. सो दिस वन स्पेस वेयर वी आर बुलिश. सेकेंड इज मोमेंटम इन दैट स्पेस अगेन. सो मोमेंटम भी लास्ट 2 साल में हैज़ अंडर परफॉर्म मैसिवली. सो दैट इज द सेकेंड स्पेस विच वी आर लुकिंग एट. थर्ड इज IT. सो एज यू नो दैट लास्ट 2-3 साल में बिकॉज ऑफ AI डोमिनेंस एंड US में जो AI के लिस्टेड स्टॉक्स है, उसने काफ़ी अच्छा किया है, बट इंडियन IT कंपनीज हैव नॉट डन वेल. सो दीज आर द 3 एरियाज वेर वी आर क्वाइट बुलिश. बट आई डू टेल यू दैट व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉन्ट्रा बेट, ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्ट करने से वो इमीडिएटली वो कॉल चल जाता है. तो वो एक हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाए, बट व्हेन यू शो पेशेंस एंड व्हेन यू आर इन द राइट एसेट एट द राइट टाइम, you should make good returns over the next 5-7 years. So the view would be 5-7 years, and we are okay to be early rather than being late. आप PPF में भी इन्वेस्ट करते हो क्या? I have a slide. I'll just show Yeah, you that. Yes. So जब तक मैं गजेंद्र जी को नहीं मिला था, PPF हर फैमिली इन्वेस्ट करता है PPF में, बिकॉज दैट इज सेफेस्ट एसेट क्लास. जब मैं उनको मिला, उन्होंने बताया कि चिंतन, जब आप PPF में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर लॉकिंग योर मनी फॉर 15 years, एंड आपको केवल 7% इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर. इसके बदले देयर इज एन ऑल्टरनेट जिसको ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम. वहाँ पे इफ़ यू इन्वेस्ट, द लॉक इन रिड्यूसेस फ्रॉम 15 years to 3 years, एंड आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है. तो जब आपको पैसा 15 साल के लिए नहीं चाहिए, देन वाई डू वांट टू कंपाउंड योर मनी एट सच अ लो इंटरेस्ट रेट. तो मैंने क्या की, मॉम और डैड का पैसा PPF में रखा, बिकॉज दे वर कंफर्टेबल होल्डिंग द मनी. मुझे उनका पैसा रिडीम नहीं करना था, बट मैंने मेरा पैसा PPF से रिडीम कर दिया. एंड जो मेरे फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स थे मेरे और मेरे फैमिली के, मैंने PPF में खाली 500 रुपीज़ डाले अकाउंट कंटिन्यू करने के लिए. एंड वो सारा जो मेरा PPF के टूवर्ड्स जो पैसा जा रहा था, वो मैंने ELSS मैंने कन्वर्ट किया. और हाल ही में मैंने ये एक्सरसाइज रन की है, विच आई जस्ट शो यू. इफ़ यू सी, अलग अलग नाम पे मैंने अलग अलग ELSS स्कीम्स लिए हुए हैं. सो विच विल टेक अवे द बायस कि मेरा एक ही फंड चला है, वैसा नहीं है ये केस. ऑन माई एंटायर ELSS पोर्टफोलियो, आई मेड 18.52% CAGR. Over how many years? This is from 2012 until now. अच्छा. 18.52% CAGR. आज रिजल्ट क्या होता था, तो यू कैन सी, अगर मैं वो PPF में कंटिन्यू करता था तो मेरा कॉर्पस वुड हैव बीन 96 lakhs, एंड वही कॉर्पस टुडे इट इज 1.6 crores. There's a difference of 63 lakhs. और ये तो केवल 10-12 साल का डिफरेंस है. इमेजिन अगर ये मैं और 15-20-25 साल तक रखता था PPF में, तो मेरा डिफरेंस कितना होता था, राइट? सो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर आपका पैसा लंबे समय के लिए क्या आपको निवेश करना है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज गिविंग यू एटलीस्ट मोर देन इन्फ्लेशन, राइट? सो आपका परचेसिंग पावर आपका बढ़ेगा आपका. तो इसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो आप बोल रहे हो 18.52% आपका कैगर है ऑन योर ELSS स्कीम. करेक्ट. यही परसेंटेज अभी नेट अगर लाइक टू लाइक परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो ये आफ्टर टैक्स और देन PPF का अपन कंपेयर कर सकते, तो वो परसेंटेज कितना रहेगा? सो लेट्स से अगर इसमें मैं टैक्स भी पे करता हूँ, तो मेरा 2% टैक्स में जाएगा, 2.2. स्टिल आई एम लेफ्ट विद 16%, एंड वहाँ पे 7.1% है, एंड दैट इज टैक्स फ्री. करेक्ट. सो इट इज मोर देन डबल इवन आफ्टर आई एम पेइंग टैक्स. एंड बाय द वे, 2018 के पहले का जो मेरा NAV है, उस पर तो मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है, बिकॉज ग्रैंडफादरिंग रूल विल कम इनटू द पिक्चर. क्या होता है ये? सो बेसिकली 2018 के पहले इक्विटी टैक्सेशन वाज टैक्स फ्री, करेक्ट? वो तो 2018 31 जैन के बाद टैक्सेशन उसमें आया. तो ये मेरा जो NAV है, जो 2018 की जो NAV होगी, दैट विल बिकम माई कॉस्ट प्राइस.
and not my original cost price. So actually my tax component will be even lesser than 2%. So basically आप tax pay करोगे on the NAV at present minus NAV as of 2018 and Correct. not NAV as of 2013 या 12 जब आपने Correct, originally correct, invest किया correct, था. correct. ओके, तो हाँ, आपका फिर टैक्स और भी कम और भी होगा. कम हो जाएगा. True. सो लोग पीपीएफ में क्यों पैसे डालते हैं फिर? बिकॉज इट इज सेफ राइट एंड लोगों को डर लगता है इक्विटी में पैसा डालने के लिए. दैट इज वाई यू सी इंडिया में केवल 5-6% लोग ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज ये क्या है ना, इक्विटी एज एन एसेट क्लास डजंट गिव यू स्टडी रिटर्न्स. ओके, इट इज वेरी वोलेटाइल, but that is not a bug actually, Kushal. That is a feature of the product. Because see, at the end of the day, what is equity? Equity is nothing but you are investing in other businesses, correct? And as you know, जब आप बिजनेस रन करते हो, you have ups and downs, there are cycles. कुछ साल आप पैसा बहुत अच्छा बनाते हो, कुछ साल डाउन टर्न होता है, but the end of the day you make good returns. एंड मेरा ये मानना है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 10-12 साल में हैंडलिंग क्लाइंट्स, कि लोग जो है ना वो इक्विटी के साथ भेदभाव करते हैं. एंड आई टेल यू व्हाट डू आई मीन बाय दैट. एवरी अदर एसेट क्लास यू ट्रीट इट इन वन वे, बट जब इक्विटी की बात आती है यू ट्रीट इट ऑल टुगेदर लाइक योर स्टेप सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछता हूँ कुशल, अगर आपने कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपकी आज की करंट वैल्यू क्या है? आपको कोई क्लू नहीं होगा. इंश्योरेंस की करंट वैल्यू नहीं, मेरे को तो नहीं क्लू है. जो आपने पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट किया है, मैं आपको उसी के बारे में आपको अगर पूछता हूँ तो भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं होगी. ब्रॉडली यू विल बी एबल टू टेल मी, बट यू डोंट ट्रैक इट. यू नो द रेंज, यू डोंट नो, यू डोंट ट्रैक इट. करेक्ट. इवन जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप उसको हर महीने ट्रैक करते हो. क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो लंबे समय के लिए है और आपको पता है कि वो टाइम वो रिटर्न देगा. जब इक्विटी की बात आती है, आप उसको डेली ट्रैक करते हो, मंथली ट्रैक करते हो, 9:15 हो और मनी कंट्रोल ऐप ओपन करके आप देखते हो. सो आई एम सेइंग व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इक्विटी एंड अदर एसेट क्लासेस. जब आप लोग बोलते हैं कि गोल्ड में जो हाउस वाइफ उन्होंने पैसा इन्वेस्ट, उन्होंने क्यों इतना पैसा बनाया कुशल? क्योंकि उन्होंने गोल्ड लेके कभी बेचा ही नहीं, कभी उसका भाव ही नहीं देखा. जब गोल्ड 2012 से 18 तक इट वॉज एट द सेम प्राइस, 17 या 18, आई एम नॉट श्योर, बट इज अराउंड दैट रेंज, उन्होंने बेचा नहीं, उन्होंने पैनिक की. इमेजिन अगर ये हाल सेंसेक्स के साथ हुआ होता, 6 साल में नो रिटर्न, कितने लोग टिके पाते? सो आई एम सेइंग बिकॉज द नंबर इज इजीली अवेलेबल ऑन योर फोन, न्यूज़पेपर, डेली रिएक्शन आते हैं, पीपल ट्राई टू एक्ट, and that is why most people don't make money in equity. By the way, I've done a research on top 100 richest people in the world. Can you guess how many of from those 100 were made well from other asset classes? Other asset classes as in which Equity one? को छोड़ के. There are only 3 people that made money through real estate. The other 97 richest people in the world were they made money because they were owning equity. सो व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई लर्न. जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्हीं से सीखना है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. राइट. ये स्टडी में बेसिकली आप बोल रहे हो कि मतलब पीपल हैव मेड मनी बाय ओनिंग अ पीस ऑफ अ कंपनी, आइदर देयर ओन बिजनेसेस और इन्वेस्टिंग इन अदर बिजनेसेस, बट एंड ऑफ द डे यू हैव मेड मनी बाय ओनिंग equity. Yeah, but one is investing and one is operator, like which is more like you are an operator or you are running a business. So I assume that in this 100 richest people who are there, तो I assume कि business वाले ज़्यादा हो गए, right? Like खुद का जो business कर रहे हैं वो. Yeah, more than 90%. Yeah. So मेरे इसमें ये है कि sorry. इसमें equity, मतलब my point is कि ये equity as an asset class से invest करके नहीं बनाया ना. Like someone like a Warren Buffett, he would be in that example who's an investor. Correct. But in this list, like someone like an Elon Musk would also be there. He is not an investor. Correct. He is basically a businessman or an entrepreneur. But he's an investor in his own business company, right? Yeah. And I'm saying कि चलो richest man को छोड़ दो. But ये studies से अपने को ये सीखने मिलता है कुशल, that business guys make a lot of money. So why don't you become partners with those people? चलो अब मैं मानता हूँ कि आप उतना पैसा नहीं बनाओगे because उसका तो sweat है, he's putting the time. Companies are listed in the market and they are commanding a price because they are the leaders in that space, right? अपने को तो नहीं आता बनाने, but then why don't you become partners with them? To give an example, जैसे HDFC बैंक है and SBI बैंक है, right? जब लोग वहाँ पे FD करने जाते हैं, लोग 5 साल की FD करते हैं. क्यों करते 5 साल की FD? बिकॉज उनको ट्रस्ट है कि बैंक कहीं नहीं जाने वाला है, करेक्ट? उतना तो ट्रस्ट है, तो वरना आप क्यों वो बैंक की FD करोगे? There's a study, if you see last 20-25 years of track record,
HDFC बैंक का जो डिपॉजिट रेट्स है दैट्स अराउंड 7% ऑन एन एवरेज. वही बैंक में अगर आप FD नहीं करते थे बट अगर आप उसका शेयर लेते थे योर रिटर्न वुड हैव बीन अपवर्ड्स ऑफ 15% पर एनम. मैं वही बैंक की बात कर रहा हूँ. तो अगर आप गए वहाँ पे बैंक में FD की, आपने 10 लाख रुपए लेके गए, बोले कि मेरे को FD करनी है. आपके 10 मिनट बाद मैं गया बैंक में लोन लेने. अगर आपको FD 7% पे दे रहा है, मुझे बताइए कि आपका जो पैसा आपने रखा है वो मुझे कितने इंटरेस्ट पे देगा एज अ लोन. सो इज अ हाउसिंग लोन इट विल बी अराउंड 8.5. 8.5. पर्सनल लोन 12-13%. करेक्ट. कार लोन कार लोन कितने का आता है? 9.5. 10%. What is the margin? So would you want to be a depositor in the bank or would you want to be a partner in the bank? I will give you one simple example. But क्या होता है ना, because there is a lot of volatility in equity market, people stay away from it because सबको अमीर overnight बनना है and they don't have patience to withstand through that volatility. But अगर आपको रिटर्न FD से दुगना चाहिए with no MC volatility, वो पॉसिबल नहीं है. तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते हो क्या? एंड आपके फैमिली में से कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता था? सो जब मैं उनको मिला, गजेंद्र जी को मैं मिला तब सो जब मैंने वो 2 बैग्स गजेंद्र जी को मैं दी थी जहाँ पे मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स थी, तो उसमें डीमैट स्टेटमेंट था. एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द डीमैट स्टेटमेंट. मैंने उसकी कॉपी रखी थी. देयर वर 130 स्टॉक्स. ओह माय गॉड, 130 स्टॉक. सी यू टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे पापा है वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उनके पास समय नहीं रहता है कंपनी स्टडी करने के लिए. बट जो उनको एडवाइस मिली फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो ही केप्ट ऑन बाइंग स्टॉक्स टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, राइट. जब मैंने ये लिस्ट देखा, कैन यू बिलीव कुशल, इसमें से 20 कंपनीज वर शट डाउन, जीरो कॉस्ट, राइट. एंड देयर वाज नो रिसर्च बिहाइंड ओनिंग दिस कंपनीज. तो गजेंद्र जी ने बताया कि चिंतन, डायरेक्ट स्टॉक्स इज़ नॉट सो ईजी टू मैनेज. बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है. यू टू रीड दी एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, मीट दी मैनेजमेंट, मीट दी कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंड फ्रॉम देम. आई मेट अ फंड मैनेजर एंड आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि एक स्टॉक जब आप खरीदते हो ना, उसके पीछे कितना समय लगता है. ही सेड मिनिमम 1 मंथ टू डिसाइड वेदर वो बाय करना है कि नहीं करना है. इतना समय देना पड़ता है बिकॉज यू आर बाइंग अ बिजनेस. और इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं, उनका वो जो बाय करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. मैंने आपको कॉल पे बताया, कुशल ये कंपनी ले लो, यू विल जस्ट बाय दैट कंपनी. एंड आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, आपको उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा. और पीपल यूजुअली बाय ऑन टिप्स इन इंडिया. मोस्ट, सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जब मैंने एक्सरसाइज की, मैंने क्या किया, 130 में से 113 स्टॉक्स आई गिव इट टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, ना नॉलेज था, ना टाइम था. तो उन्होंने बताया कि चिंतन, जब समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, वाई डू वांट टू हैंडल इट, गिव इट टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. तो आप ये देखिए स्क्रीन पे, वो 130 में से मैंने बताया आपको करीबन 15-20 कंपनीज तो जीरो गई थी. जो मैंने स्टॉक्स ट्रांसफ़र किए, उन्होंने 113 को रिड्यूस करके 30 स्टॉक्स पे लेके आए. नाउ दिस 30 स्टॉक्स पे जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसकी पूरी पकड़ है, पूरी रिसर्च है. वो हर एक कंपनी को इन एंड आउट जानता है, मैनेजमेंट को मिलता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे ट्रैक करता है. कैन आई हैव एन एज ओवर हिम कुशल? मैं तो मेरे बिजनेस में मास्टर हूँ ना, मैं थोड़ी इक्विटी रिसर्च में मास्टर हूँ. सो जो चीज़ अपने फोटे की नहीं होती है, वी शुड आउटसोर्स इट. जैसे कि आप बीमार होते हो तो आप थोड़ी ना खुद केमिस्ट में जाके दवाई लेते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, करेक्ट. बट सेम चीज़ वी डोंट डू इन पर्सनल फाइनेंस. हमको लगता है इसके लिए क्या एडवाइस लेनी ज़रूरी है, राइट. सो आप इसका पावर देखिए. ये 2014 में मैंने उनको मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हैंड ओवर किया. वो 130 में से जो कंपनी अच्छी थी उन्होंने रखी, बाकी सारी उन्होंने बेच के उनके हिसाब से कंपनीज ली रिसर्च. लुक एट द रिजल्ट. नेक्स्ट 10 ईयर्स वो 25 लाख का पोर्टफोलियो जो 130 स्टॉक में था, जो रिड्यूस होके 30 स्टॉक्स पे आया, दैट वेंट टू 1.25 crores कुशल, 5 times in the next 10 years, giving a almost 17.58% CAGR. अगर हम खुद ये पोर्टफोलियो रखते थे, इसका हाफ भी नहीं होता था. तो आपने फंड मैनेजर को दिया, एज इन आपने क्या PMS में दिया? यस. सो आई जस्ट ट्रांसफर द स्टॉक्स टू, सी बिकॉज वी आर गुजराती, हम लोग स्टॉक्स बेच नहीं पाते.
तो पापा लॉस वाले तो स्टॉक्स बेच नहीं पाते, राइट? इन जनरल यू हाँ वो तो है ही ऑफ कोर्स। हाँ, बट यूजुअली अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई तू स्टॉक्स बेच के पुट इन म्यूचुअल फंड, तो नॉर्मली लोग बोलेंगे नहीं नहीं बोलेंगे। और गुजराती तो सो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। बोलेंगे। तो फिर हमने ये ट्रिक यूज़ की कि वील ट्रांसफर द स्टॉक्स टू अ पीएमएस फंड मैनेजर, एंड देन वो उनके रिसर्च के हिसाब से ही विल मैनेज द पोर्टफोलियो क्वाइट एक्टिवली। बट इसमें पीएमएस में डालने के लिए अभी मिनिमम टिकट साइज इज 50 लाख is रुपीस, 50 राइट? lakhs. So अभी it doesn't make too much of sense to invest in a PMS, and that is why last year मैंने ये portfolio redeem कर दिया, अच्छा, ओके। because there are a lot of taxation after the recent budget last 2 years में। short term में 20% है, and if your income is above 50 lakhs overall income तो वो 22% पे हो जाता है। long term में there is 12.5 plus cess plus surcharge होता है। the dividend what you receive from a PMS portfolio, again you are being taxed on that. there is custody charge, admin charge, सो सारे चार्जेस ऐड करके 2-2.5% हो जाते हैं। सो देन मैंने ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में, बट आई वांटेड टू सी नेक्स्ट 10 साल में हाउ इज द जर्नी ऑफ दिस पोर्टफोलियो। यू नो दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट व्हिच यू रेज्ड। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जैसे अगर आप पीएमएस में आप पैसा डालोगे तो जो स्टॉक पे जो डिविडेंड भी मिलेगा वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स्ड होगा। करेक्ट अगर आप वही म्यूचुअल फंड में डालोगे एंड Correct. म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो कंपनी स्टॉक्स में डाल रही है एंड वो स्टॉक से जो डिविडेंड मिल रहा है करेक्ट वो आपके इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स नहीं होगा एंड वो जब तभी टैक्स होगा व्हेन यू आर सेलिंग दैट म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली when एब्सोल्युटली you are redeeming it and not when the fund manager is selling that stock from his portfolio. करेक्ट So I think a bigger, like the biggest advantage of investing in a mutual fund versus a PMS for retail investors is that I feel tax point of view से जब फंड मैनेजर स्टॉक खरीद रहा है बेच रहा है जो भी चर्न हो रहा है बार बार आपको उसको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज Correct. आपका बेसिकली एनएवी चेंज होगा उससे बट आप जब तक नहीं बेचोगे तब तक आप पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी नहीं। ट्रू बट पीएमएस में आप जैसे ये स्टॉक का बेचा डिविडेंड आ गया सब टैक्स लायबिलिटी आप पे ही आ जाएगी। ट्रू एब्सोल्युटली राइट। और उसमें दूसरा क्या होता है कुशल, कि जो भी डिविडेंड्स आते हैं इन पीएमएस, वो डिविडेंड अगेन पोर्टफोलियो में उसका होता है, क्रेडिट होता है, डजंट कम टू योर बैंक अकाउंट। और वो फंड मैनेजर वो पैसे से स्टॉक्स बाय करता है, तो द टैक्स यू टू पे फ्रॉम योर पॉकेट सेपरेटली। इट्स इट्स अ पूल अकाउंट, राइट? इट्स अ पूल व्हीकल। तो जो भी डिविडेंड्स आते हैं वो वापस रीइन्वेस्ट हो जाते हैं स्टॉक्स में, ताकि बैंक में तो पैसा नहीं आया लेकिन टीडीएस तो कट हो गया। सो द एंड ऑफ द ईयर यू टू पे द टैक्स विथ surcharge from your pocket if it in the tax bracket, you pay from your pocket. And even if you have not been credited with that money in your bank account still आपको वो टैक्स पे करना है। Absolutely 100%. Oh, Not only that, I'm saying even the long जो cost होते हैं, so example in PMS the tax what you are paying is pre fees, but in mutual fund जो fees होता है वो NAV में adjust होता है, so the tax you are paying is post fees. तो मैं समझा नहीं, तो क्या बोल रहे हो आप? पीएमएस और म्यूचुअल फंड में फीस का क्या रिलेशन है टैक्स? Right. So let's say you invest 100 rupees in PMS and invest 100 rupees in mutual fund. Let's say दोनों हो जाता है 200 हो जाता है। अब क्या होता है, when you are selling the PMS at 200, आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 100 पे हो गया, और उस पर आपको टैक्स पे करना है, एंड फीस इज बीइंग चार्ज ऑन 200, राइट? करेक्ट? ये केस में व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, जो फीस होती है म्यूचुअल फंड की, लेट्स से सेम 2% होती है, तो फीस होती है वो एनएवी में एडजस्ट होती है, ओके। एंड देन व्हेन यू आर सेलिंग द म्यूचुअल फंड यू आर पेइंग द टैक्स ऑन 96 एंड नॉट 100। समझ गया। तो आप बोल रहे हो कि पीएमएस में जो फीस मैं पे कर रहा हूँ दैट इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, Correct. एंड म्यूचुअल फंड का जो मेरा एक्सपेंस है दैट इज अ डिडक्टेबल Absolutely. एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग माय Absolutely. टैक्स लायबिलिटी। ओह, दिस आई डिडंट नो। So if you add everything now, it comes to around 2-2.5% expensive than a mutual fund. ओके। सो बट व्हाट इज द लॉजिक हियर? लाइक इन पीएमएस अगर मैं फीस पे कर रहा हूँ तो टैक्स जो है वो नेट ऑफ फीस होना चाहिए ना, बिकॉज वो तो मेरा खर्चा हो गया ना। No. So you are outsourcing it to someone, right? So professional fees हो गया, that you can't adjust okay. against your Got it. capital gains. समझ गया। फिर तो आई थिंक टैक्स वाइज तो बहुत ज़्यादा ही फायदा है म्यूचुअल फंड्स में Correct. ओवर So पीएमएस। so there are, as I said, no, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। PMS के भी उसके एडवांटेजेस है कि it's व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ पीएमएस? right. So क्या होता है इन म्यूचुअल फंड्स ना, देर आर वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बाय सेबी। और ऐसा क्यों है कुशल? बिकॉज इवन अ पर्सन जो 100 रुपये कमा रहा है वो भी इसमें निवेश कर सकता है, जो 500 रुपये कमा रहा है वो भी निवेश कर सकता है। सो द गवर्नमेंट डजंट वांट टू मच ऑफ वॉलेटिलिटी फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, राइट? तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दी है कि कोई भी स्टॉक इन अ म्यूचुअल फंड कैन नॉट गो बियॉन्ड 10%, प्लस इट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड मोस्ट ऑफ द फंड, राइट? पीएमएस में खाली एक ही रूल है, देयर इज नो रूल। इट इज़ एन अरेंजमेंट एंड एन अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द फंड मैनेजर, करेक्ट? तो वो आपके पूरे पैसे पे एक स्टॉक भी ले सकता है,
5 स्टॉक भी ले सकता है, 50 स्टॉक भी ले सकता है, पूरा पैसा एक सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकता है, करेक्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसकी टिकट साइज 50 lakhs एंड अबव कर दी है। तो जो लोग की नेटवर्थ है और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उसको पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब जैसे अभी आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, उसमें 4 स्टॉक बहुत अच्छे किए, देन यू मेक आउटसाइड रिटर्न इन पीएमएस, फॉरगेट अबाउट द फीस, यू विल मेक वेरी हेल्दी रिटर्न्स। पर यदि 4 स्टॉक अच्छा नहीं करते हैं, देन द एक्सपीरियंस इज वेरी बैड। सो इट्स अ वेरी वोलेटाइल पोर्टफोलियो। प्लस देर आर वेरी नीश स्ट्रेटेजीज विच इज देयर इन पीएमएस, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स दे टेक, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, बिकॉज पीएमएस में ईयूएम काफ़ी कंपनीज का छोटा भी होता है, दे कैन गो डीप डाइव एंड बाई वेरी स्मॉल कंपनीज एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, 15-20 स्टॉक का, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है बिकॉज लिक्विडिटी इज अ कंसर्न, देयर आर लॉट ऑफ ईयूएम इन म्यूचुअल फंड। तो ये थोड़े बहुत एडवांटेजेस पीएमएस के हैं। प्लस इट्स अ मैनेज्ड अकाउंट। तो मान लीजिए अगर इन म्यूचुअल फंड जब बाजार गिरता है और अपन दोनों एक ही फंड में इन्वेस्टेड है, आपको रिडीम करना है बिकॉज यू आर फियरफुल, और मुझे नहीं रिडीम करना है, बट बिकॉज आपने रिडीम किया, द फंड मैनेजर हैज टू सेल स्टॉक्स, तो मेरी नहीं गलती है, फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में से वो स्टॉक्स निकल गया। इन पीएमएस में इफ़ यू एग्जिट, वो आप भी के डिमेट अकाउंट में वो स्टॉक्स निकल जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग इट, मेरे अकाउंट में वो स्टॉक्स ऐसे कैसे ही रहेंगे। सो दिस इज वन मोर एडवांटेज ऑफ पीएमएस। राइट। डू यू ऑल्सो हैव योर ओन विल एंड कब आपने बनाया था? राइट। सो बेसिकली लोगों के माइंड में ऐसा नोशन है कुशल कि कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, बोले मुझे इतना जल्दी मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। तो लोग नॉर्मली विल नहीं बनाते एट एन अर्ली एज। 50-60 के बाद वो लोग सोचते हैं बनाने के लिए, एंड देयर इज़ नो स्टैटिस्टिक टू इट, बट जो क्लाइंट्स हम लोग मैनेज करते हैं, आई हैव सीन 80%, 90% ऑफ देम डोंट हैव विल। एंड मेरा मानना है दैट यू शुड मेक अ विल द डे यू हैव एनी एसेट विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और विच कैन बी डिस्प्यूटेड ऑन। तो अगर आपके पास ऐसे एसेट्स आपके नाम पे हो गए हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या फिर उस पर डिस्प्यूट होने के चांसेस है, दैट इज़ द मोमेंट यू शुड हैव योर विल। तो मैंने 3 साल पहले जब व्हेन वी बॉट दैट हाउस इन 2022, दैट वाज अ साइजेबल एसेट इन माय नेम एंड पेरेंट्स नेम, तो वो दिन पे मैंने मेरी विल बना दी मैंने। और जो लोग हैं आजकल के, लाइक दे डोंट वांट टू क्रिएट अ विल और दे डोंट मेक अ विल, तो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? आई थिंक दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। विल बनाना इज़ मे बी आधे घंटे का काम, मैक्सिमम आधे घंटे का काम। आप पूरी लाइफ अर्न कर रहे हो सो दैट यू नो इवेंचुअली योर डिपेंडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। और मान लीजिए कि अगर यदि कुछ होता है आपको और अगर विल ही नहीं है एंड वो सारे एसेट्स पे देन देयर आर डिस्प्यूट्स, तो जो आपने पूरी लाइफ स्पेंड की है फॉर सो दैट आपके डिपेंडेंट्स आर टेकन केयर, उसका क्या होगा। एंड देर आर यू नो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से विल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन मुस्लिम देयर इज अनदर एक्ट, क्रिश्चियन का डिफरेंट लॉज, देयर वेरियस लॉज विच कम्स इन टू इफेक्ट। एंड देन अगर आपको नहीं भी चाहिए तो देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एसेट्स। आप बोल रहे हो एक विल बनाने के लिए बस आधा घंटा लगता है? दैट्स इट, यू नीड 2 witnesses when you are preparing the will and 1 executor. अगर आपका एसेट्स थोड़ा लार्ज साइज का है, देयर आर लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व, तो इसको रजिस्टर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर मे बी 2-3 घंटा लगेगा एंड मे बी अराउंड 4-5,000 का कॉस्ट आएगा, बट दैट्स अबाउट इट। एंड हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड्स एक्सपेंसेस और चाइल्ड्स एजुकेशन? आपने उसके लिए भी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की है? राइट। सो आई हैव टू सन्स कुशल, एंड जो मेरा बड़ा लड़का है प्रिश, व्हेन ही वाज बॉर्न, तो मैंने सोचा कि अगर प्रिश आज 25 साल का होता था, राइट, तो एज अ फादर व्हाट वुड हैव बीन माय फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिम, राइट। तो मैंने बोला अगर आज मैं इंटरनेशनल कॉलेजेस की फ़ीस देखता हूँ बिफोर 4 years, तो अराउंड 70-75 lakhs की फ़ीस होती थी पर ईयर, एंड लिविंग एक्सपेंसेस फॉर अराउंड 20-25 lakhs। तो मान के चलिए 1 करोड़ रुपए की एक्सपेंस होती थी इंटरनेशनली। 2 साल का नॉर्मली कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो 2 CR का खर्चा होता था। तो मैंने बोला बट आज तो 25 साल का नहीं है, वो तो भी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो मैंने उस पर 6% का इंक्रीमेंट किया। बाई 6%, 3% इज़ द इंक्रीमेंट इन फीस इन प्लेसेस लाइक US एंड 3% इज़ INR USD डेप्रिसिएशन। तो 6% से वो एस्केलेट होगी फीस एवरी ईयर। तो इफ़ आई डू द मैथ, तो इन द नेक्स्ट 25 years ये 2 करोड़ की कॉर्पस हो जाएगी 8.6 year, एंड आई शो द नंबर एज वेल। यू कैन सी हिज नेम प्रेश, सो ऑफ कोर्स ही वाज जस्ट बॉर्न, तो एज इज 0,
तो अगर मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए 25 साल बाद एंड इफ आई ऐड 6% इन्फ्लेशन टू इट, तो लगभग वो 8.58 करोड़ के आसपास मुझे कॉर्पस रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं उसको रिवर्स कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मुझे 25 साल बाद ये रकम चाहिए तो मुझे आज से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मैंने अज्यूम किया 12% रिटर्न ऑन माई इक्विटी SIP, तो नंबर आता है 50,000 रुपीज़ का। एंड यू कैन सी हिज बर्थडे 29 नवंबर 2021, राइट। 3 months बाद you can see I started his SIP of 50,000 rupees. So that goal is done. This is I think August का नंबर। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से वैल्यू देखता हूँ, कुशल कैन यू बिलीव प्रिश इज जस्ट 4 years old एंड वो 50,000 रुपीज़ की जो मैंने SIP चालू की है लास्ट 4 years से, दैट अमाउंट इज बिकम 34 lakhs रुपीज़ वाओ, इन लास्ट 4 years। मुझे पता भी नहीं चला। टोटल कितना इन्वेस्ट किया? तो 50,000, सो इनटू Per month, 12, so 6 लाख इनटू 4, करेक्ट 24 लाख। 24 lakhs 124 लाख का बोल रहे हो, 34 lakhs हुआ हो है। गया। एंड यहाँ पे यू कैन सी इट इज 18%, CAGR। और मैं तो 12% ही अज्यूम करके चल रहा, बिकॉज इट्स वेरी फार इन द फ्यूचर एंड इंडिया का इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, तो रिटर्न्स भी इट विल गेट नॉर्मलाइज। एंड यू कैन सी हियर कुशल, मैंने केवल 2 फंड में उसकी SIP की है एंड बोथ आर मल्टी कैप। एंड आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस एज वेल, वेरी इंटरेस्टिंग। सो मल्टी कैप इज अ कैटेगरी कुशल जहाँ पे मिनिमम 25% हैज टू बी एलोकेटेड टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल, करेक्ट। ये मिनिमम एलोकेशन फंड में को रखना ही पड़ता है। और मान लीजिए कोई भी कैटेगरी अगर गिरती है, जैसे कि लास्ट 1 साल में स्मॉल कैप हैज़ डन बैडली, वो 10% से नीचे आई है, तो जब वो एलोकेशन 25% से नीचे जाता है ना, तो फंड मैनेजर हैज़ टू सेल समथिंग विच हैज़ गॉन अप एंड हैज़ टू बाई स्मॉल कैप टू टेक इट बैक टू 25% मिनिमम, विच इज़ वॉट यू वॉन्ट इन रियल लाइफ एज वेल, कि जो चीज़ गिरी है वहाँ पे आपको निवेश करना है, और जो चीज़ बढ़ी है आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, करेक्ट। तो ये ऑटो रिबैलेंसिंग होता है, एंड बाय डूइंग दिस वी डोंट एंड अप पेइंग अ सिंगल रुपी टैक्स। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड व्हेन ही वाज जस्ट बॉर्न एंड ये नेक्स्ट 18-25 साल के लिए कंपाउंड होना है, मुझे फंड को चेंज नहीं करना है, बिकॉज मुझे मेरे सन को दिखाना है कि लास्ट 25 साल में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 8.5 करोड़ रुपए की तेरी वैल्यू हुई है। ही विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हेन ही सीज हिज अकाउंट स्टेटमेंट आफ्टर 25 ईयर्स। इन बिटवीन इफ आई चेंज अ फंड, तो क्या होता है, द करंट वैल्यू विल बिकम माई कॉस्ट वैल्यू। तो मान लीजिए 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो 5 करोड़ होता है आफ्टर 18 ईयर्स, और वो टाइम में मुझे कोई फंड चेंज करना है, तो मेरी परचेज वैल्यू 5 CR हो जाएगी एंड देन 8 CR उसको दिखेगा, बोलेगा पापा 25 साल में खाली 5 का 8 ही हुआ है। ही डजंट नो कि वो मैंने प्रॉफिट बुक करके फंड चेंज किया है। सो मेरा लॉजिक था कि मुझे फंड चेंज नहीं करना है, आई वांट एक्सपोजर टू ऑल 3 एसेट क्लासेस एंड ऑटो रीबैलेंसिंग एंड वांट टू पे एनी टैक्स, आई वांट टू टीच माय सन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मेरा तो मोटिव ये है कि वो फिर भी इसको टच नहीं करे, एंड ही डज इट ऑन हिज ओन, ही गेट स्कॉलरशिप एंड लोन ले, बट एज अ फादर आई हैव डन दिस एज अ बैकअप। सो ऑल दिस वर द रीजंस कि मैंने 2 मल्टी कैप फंड में SIP चालू की है। So is it fair to say कि your son who is 4 years old, he is worth 34 lakh rupees today? उसकी खुद की net worth is 34 आई एम द lakh. गार्डियन, सो टेक्निकली आई एम द ओनर। बट Yeah. मैंने उसके नाम पे इसके लिए SIP भी की है, बिकॉज काफ़ी टाइम पेरेंट्स सोचते हैं कि खुद के नाम पे करे या बच्चे के नाम पे करे, बिकॉज टैक्सेशन वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ मैंने काफ़ी टाइम देखा है दैट इफ़ यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन योर नेम फॉर योर किड ओनली, हाल भले वो नॉमिनी भी हो, बट कभी अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई, कुछ घर लेना है ना, बिकॉज वो आपके नाम पे तो आप उसको इजीली रिडीम कर दोगे, बट अगर आपने आपके लड़के या लड़की के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, आई कैन टेल यू विद गारंटी आप उसको टच नहीं करोगे। दैट इमोशनल एंगल कम्स कि यार नहीं, वो बच्चे के नाम पे ना, वो अपने को नहीं टच करना है। सो दैट इज द लॉजिक, अदरवाइज टैक्सेशन वाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एंड आपने यंगर सन के लिए भी चालू कर दिया? सो यंगर सन के लिए मैंने एक कदम और आगे किया है, तो व्हेन ही वाज 2 months ओल्ड मैंने उसके लिए सेम SIP चालू की है 50,000 रुपीज़ की, अच्छा, अगेन सेम इन 2 मल्टी कैप फंड्स। दैट्स इट। ना कोई फंड ऐड करने वाला हूँ, ना इसको निकालने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दिस SIP फॉर द नेक्स्ट 25 years। what are some money related conversations that you have in your family and how comfortable it is for you to discuss them? Because बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यार ऐसे टॉपिक्स घर पे बात नहीं करना चाहिए या तो डिफिकल्ट होता है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? So luckily because I'm in this profession and काफ़ी क्लाइंट के साथ मैंने देखा है कि क्या होता है, जो मेन ब्रेड अर्नर होता है फैमिली का, लेट्स से इट इज़ मैन, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के जो डिटेल्स है वो खुद के पास ही रखता है, दे डोंट शेयर विथ फैमिली मेम्बर्स। ऑफकोर्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो बात अलग है, बट जहाँ पे खाली हस्बैंड अर्न कर रहा है यूजुअली वो शेयर नहीं करता है।
एंड ना वो एजुकेट करता है फैमिली को, और वो ये नहीं सोचता कि अगर उससे कुछ हो गया, हाउ विल द फैमिली नो कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे, दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, अगर आप उन्होंने आपको आपने अगर उन सॉरी अगर आपने उनको नहीं सिखाया है, एजुकेट नहीं किया है, हाउ विल दे मैनेज दैट मनी, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू इन्फॉर्म देम कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, एंड सेकेंड पॉइंट टू एजुकेट देम एज वेल। एंड ट्रस्ट मी, जब आप शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, देयर विल बी वेरी गुड आइडियाज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो आपने शायद नहीं सोचा हो, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व ऑल द फैमिली मेम्बर्स, एंड दैट इज़ वॉट वी डू एट आर होम एज वेल। तो हम जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, वी इन्वॉल्व ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड टेक ओपिनियंस ऑफ एवरी वन, एंड देन वी कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड। What's the most emotional or touching story of a client of yours जो पहले बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे, बट आपके पास आने के बाद they started investing and something changed in their lives all of a sudden? राइट, सो आई टेल यू दैट इज नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, बट फाइनेंशियल प्लान जब हम Yeah. बनाते हैं ना, उसके कारण वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। एंड आई कैन टेल यू वन स्टोरी वेर अ क्लाइंट हैड कम एंड ही हैड 2 daughters, एंड वो बहुत स्ट्रेस में था कि 2 लड़की है, दोनों की शादी करनी है, कमिंग फ्रॉम गुजराती मारवाड़ी बैकग्राउंड, द एक्सपेंसेस आर यूजुअली हाई इन मैरिजेस, एंड वो स्ट्रेस लेके काम भी करते थे। एंड वी सेड कि आपने कभी आपका नेटवर्क कभी ऑन पेपर कैलकुलेट किया है? एंड ही सेड नहीं, ये कौन करता है, दैट इज़ व्हाट ही सेड। एंड वी सेड लेट्स डू वन एक्सरसाइज, कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, लेट्स जस्ट पुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड देन लेट्स सी आपके गोल्स क्या है, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू मैप कि जो आपने अभी तक निवेश किया है और जो आपके गोल्स के लिए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। We did this exercise with him. It took some time because investments are spread across so many asset classes, and you don't put it on a piece of paper. तो एक जगह पे नहीं होता है, राइट? तो सारा डेटा कोलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, एंड you'll be surprised that his net worth was 150% more than the amount required for all the goals he had in life, including lavish wedding for his daughters. After that day, he stopped taking stress. Wow. Right? So our entire message to all the viewers who are saying is that स्ट्रेस नहीं लेना है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। वो आपका हेल्थ अफेक्ट करेगा, एंड अगर आप पैसा कमा रहे हो और अगर आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है तो उसका क्या ही फायदा है, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू फोकस मे बी 1 hour a week on money, because see entire week you are working hard for money, तो आप वीक का 1 घंटा तो निकाल सकते हो सोचने के लिए कि अब इस पैसे का क्या करना है या अपने गोल्स क्या है, राइट? सो इफ यू जस्ट गिव 1 hour a week and think and make a plan, right, 99% of your financial problems will be solved. लोगों को पता ही नहीं उनके गोल्स क्या है, राइट? दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड रिटर्न्स। जब किसी को पूछते हो कि आपके पास पैसे है, तो वो आपको ये पूछेगा कि हाँ मुझे पता कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे रिटर्न्स हाईएस्ट मिलेंगे। लोगों के ये फर्स्ट सवाल होते हैं। मैं बोलता हूँ कि जब आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ पे है, तो क्या आप स्टेशन पे चले जाते हो, आप कोई भी ट्रेन पकड़ लेते हो, जो ट्रेन सबसे फास्टेस्ट है, विल यू कैच दैट ट्रेन? अगर आपको मलाड उतरना है तो विरार फास्ट में जाओगे तो मलाड कैसे उतर पाओगे, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू सिट विथ योर फैमिली एंड थिंक कि अपने लाइफ के गोल्स क्या है, राइट? एंड देन यू चार्ट आउट दैट गोल कि कौन से गोल शॉर्ट टर्म में है, कौन से गोल मीडियम टर्म में है, कौन से गोल लॉन्ग टर्म में है। वो बेसिस पे देन यू कम अक्रॉस के मुझे कौन से ऐसे क्लास में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पैसा 2 साल बाद चाहिए तो मार्केट कितना भी अच्छा लगे, यू कैन नॉट पुट मनी इनटू इक्विटी। इट्स अ 7-year काइंड ऑफ अ व्हीकल, राइट? सो आई एम सेइंग यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज वंस एंड देन यू डिसाइड आपको पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। Can you give me an example of your personal goal and क्या अमाउंट था वो गोल का, एंड देन आपने कौन से फंड में कितना पैसा डाला एंड वो गोल अचीव कैसे हुआ? राइट, सो जब मैं गजेंद्र को मिला एंड एज आई टोल्ड यू व्हेन ही आस्क्ड मी माय फर्स्ट गोल, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ये था, शौक था। तो मैं बोला कि गजेंद्र जी मुझे दुनिया घूमनी है, बट मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है ऐड करने के लिए। जो है मैंने आपको मेरा सारा डिटेल्स दे दिया है एंड यू मैनेज फ्रॉम दैट कॉर्पस ओनली। तो क्या होता है कि एज ए सेड माई फादर एज अ बिजनेस एंड वी हैव आवर ओन मनी ऑल्सो इन द बिजनेस, राइट? एंड वी गेट इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। उन्होंने क्या किया कि वो इंटरेस्ट जो आ रहा था फ्रॉम दैट कैपिटल ऑफ माई बिजनेस, वो यूजुअली वापस बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, करेक्ट? बिकॉज बिजनेस में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। बट डज इट मीन कि आप सारा पैसा वापस वही बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो? वो तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। यू पुटिंग योर एंटायर नेटवर्थ इन वन बिजनेस, दैट्स अ वेरी रिस्की अफेयर। तो उन्होंने बताया कि काम कर 10-20%
ऑफ दैट यू डाइवर्ट टू योर गोल्स. तो मेरे को ट्रैवलिंग का जैसे मैंने बताया मेरे को अच्छा था, तो दैट ही इन्वेस्टेड इनटू हाइब्रिड फंड्स. तो उन्होंने दो कैटेगरी के फंड्स लिए. एक उन्होंने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लिया विच इज़ फॉर माई डोमेस्टिक वैकेशन, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ वंस इन अ ईयर. And second was moderate hybrid funds which is for international vacation. तो जैसे इंटरेस्ट का पैसा आता था आई यूज टू फंड इनटू दिस फंड्स एंड फिर उसमें ट्रैवल करता था. एंड कुशल इन द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम 12 to 15 when I was with them as a client, I traveled to 16 countries. वाओ. एंड अभी तक कितने टोटल कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो आप? I'll show you. So yes, you can see on the screen that so far I've traveled to 27 countries. ओह वाओ. And this is one photo from one country, and the goal is to travel 100 countries. बाय 60. That's it. So I try to travel 3-4 countries a year. वाह. लास्ट ईयर कौन से कंट्रीज किए थे? So last I went to Mauritius, I went to Thailand, Phuket, which is in Vietnam. So these were the 3. Which is your most expensive travel trip and how much money did you spend? Switzerland. So I've been to Switzerland 3 times. That's my favorite country of all the countries I've visited. I just love Switzerland, and it usually costs around 2.5-3 lakhs per person. Okay. And any hack you have while traveling which makes you save some money? Right. So there are 2-3 hacks which is coming to my mind right now. One is you should have a zero forex markup card. So when you are traveling, you don't want to pay that extra markup fee. So there are a couple of cards which has zero कौन से? So I'm using Neo. Yeah, even they're I tied use up with that. DCB and Correct. one more bank. So I have that card. Second is that if you have control over spending, you should use a good credit card that can fetch you points, and you can use those points to adjust against your airfare and hotel fare. And third is have a dedicated fund to travel. See, because मैं देखा है कि जब भी आपको ट्रैवल करना होता है, let's say you want to travel after 3 months, okay, tell me how do you decide which hotel to stay, which airline to go for, and how much expensive the trip can be. If I ask you, what comes to your mind? मतलब मैं तो मेरे एजेंट को ही पूछूंगा कि कौन से होटल करनी है, कौन से ट्रिप की But करनी है. let's say he gives you 3 options, हाँ. 3 star, 4 star, 5 star, Yeah. and he gives you 2 options of flight. एक layover वाला है जो सस्ता है, एक direct flight है जो थोड़ा सा महंगा है. Tell me how do you decide between these two? So if you ask me personally, मैं time is the most important element for me. जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम सेव होगा मैं वो फ्लाइट लूँगा, even if it's expensive. So direct flight. In terms of hotels, I would prefer more luxury and better experience. So if it's like a better place, even if it's slightly premium, I would go ahead with that. But I'll optimize for cost also somewhere. But premium experience is something which I would want. Correct. So no, usually when people make a travel plan ना, वो देखते हैं कि वो टाइम पे उनके पास कितने सरप्लस पैसा है. कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है, वो बैंक में आई है तो वो पैसा है, या वो मंथ में प्रॉफिट आया है तो पैसा है, एंड वो बेसिस पे देन यू डिसाइड कि यार लग्जरी ट्रैवल करना है या नहीं करना है. राइट, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. राइट, अगर आपके पास डेडिकेटेड फंड है, एंड आई शो यू माई ट्रैवल फंड एज वेल, विच इज़ दिस. सो जब भी हमारे पास सरप्लस इनकम आती है, एंड आई टोल्ड यू द इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस गोज टुवर्ड्स ट्रैवल फंड, एंड यू सी दैट totally across family members there is 8 lakhs rupees, right? And when you want to plan a trip, right, you know कि आज मेरे पास 8 लाख रुपए है for the trip. So accordingly you can choose कि मुझे luxury trip करनी है कि नहीं करनी है. But otherwise how do you decide how much you should spend on a trip? It is only on that particular time कितना surplus है वो बेसिस पे आप trip decide करते हो. That is not the correct way. That is why we say that goal based planning answers most of your financial questions. तो ये क्या एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? तो ये ट्रैवलिंग फंड मतलब आपने बेसिकली एसआईपी की है ये फंड्स में? So basically what I've done is मैंने ट्रैवल. हाँ, this is my travel. So these are mutual funds. You can see there are debt funds, balance fund, जो जैसे मैंने आपको बताया. जब भी मेरे पास सरप्लस पैसा होता है, राइट, लेट्स से इन माय अकाउंट देयर इज सरप्लस मनी. तो हाउ डू यू डिसाइड कुशल कि वो जो सरप्लस पैसा है आज, लेट्स से बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, वेयर डू यू इन्वेस्ट दैट मनी? हाउ डू यू डिसाइड? लोग क्या बोलते हैं, भाई मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी अच्छी कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न है वहाँ पे डालेंगे. दैट इज रॉन्ग ना. सो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके जो गोल्स है उसमें से कौन से गोल रिक्वायर्स मोर अटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और विच गोल इज मोर इन द हाई प्रायोरिटी जोन फॉर यू. लेट्स से ट्रैवल इज द नेक्स्ट अपकमिंग गोल, राइट, एंड वो 1 साल बाद ट्रैवल करना है, देन आई कैन नॉट पुट माई मनी इनटू इक्विटी और गोल्ड और रियल एस्टेट और इवन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज मुझे 1 साल बाद पैसा चाहिए. So then you have to invest your money into debt fund only.
पीपल डोंट थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग थ्रू गोल बेस, वो खाली ये देखते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलने वाला है। तो इसमें आप ये जो आपके ट्रैवलिंग फंड है तो इसमें आप एसआईपी करते हो मंथली, एंड देन आपको अगर ट्रैवल करना है, लेट्स से नेक्स्ट नेक्स्ट अभी ये ईयर में आप नेक्स्ट कब ट्रैवल करने वाले हो? सो आई एम ट्रैवलिंग इन जून हाँ, कहाँ पे जा टू रहे हो? लंडन। ओके, एंड कितना खर्चा होगा वो पूरे ट्रिप का? अराउंड 10 lakhs rupees। 10 लाख रुपीज़। तो अभी वो 10 लाख रुपीज़ आप इसमें से विड्रॉ करोगे? सो यस, सो अभी आप देखोगे मेरे पास 8 लाख रुपए है, करेक्ट, हाँ। विच मीन्स आई हैव टू सेव 2 lakhs rupees मोर इन द नेक्स्ट 3 months सो दैट आई कैन हैव द लंडन ट्रिप। ओके। अदरवाइज हाउ डू यू नो कितना पैसा जमा करना है कौन से ट्रिप के लिए? अच्छा, तो हर एक ट्रिप आपका बेसिकली म्यूचुअल फंड से आप रिडीम करके वो ट्रिप में करते हो, तो आपका ट्रैवलिंग फंड है जो Correct. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है आपने, एंड जो भी आपको ट्रिप पे जाना है तो यहाँ से रिडीम होके फिर वो ट्रैवल पे करेक्ट, आप अदरवाइज खर्च देयर इज करते नो हो। लॉजिक टू नो हाउ मच यू शुड स्पेंड, राइट? ओके, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मतलब मैंने भी करना चाहिए, but सो मैंने मेरा कभी- खाली एक ही है कि जब भी आपके पास सरप्लस पैसा है ना, द ओनली वे टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट दैट मनी हम्म, इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो कि आपको कौन से गोल के लिए वो इन्वेस्ट करना है, राइट। एंड उसके बाद यू विल गेट एन आंसर कि मुझे कौन से एसेट क्लास में जाना है। इवन इन दैट एसेट क्लास मुझे लार्ज कैप में जाना है, लेट्स से यू चूज इक्विटी, अगर आपका गोल 5 साल बाद आने वाला है तो यू कैन नॉट इवन इन्वेस्ट इन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उसका साइकिल 7-8 साल का है, देन टू स्टिक टू लार्ज कैप, राइट? सो अगर आप ये रूट Okay. से जाते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गेट आंसर्ड। तो अगर गोल 1 साल का है, लेट्स से नेक्स्ट 1 ईयर आई वांट टू गेट मैरिड फॉर एग्जांपल, Correct. तो 1 ईयर के हिसाब से कहाँ पे डालना चाहिए फिर? सो देयर आर 4 एसेट क्लासेस, हाँ। commodity, real estate, equity and debt. हाँ। 3 will go out of the box, only debt will remain. ओके, गॉट इट। अगर मेरा गोल 5 ईयर्स का है तो? Then the rest 3 options open up. So commodity is there, हाँ। real estate is there and equity is there. ओके, एंड इसमें भी कौन से स्पेसिफिकली, So, लेट्स से 5 साल हाँ। बाद मेरे को जाना है यूएस में Correct, 1 महीने के लिए, या तो मेरे को एमबीए करना है 5 साल बाद, 2 साल का, जिसकी कॉस्ट होगी 2 करोड़ रुपए, correct. तो कैसे करना चाहिए मैंने प्लान? So then in that case, even real estate will go mostly out of the picture because हाँ। it takes time to sell a property, and हाँ। this is a hardbound expense. आना ही है वो. Then combination of equity and commodity is your answer. ओके। So 10-20% of commodity, because that is a hedge to a lot of things, and equity in the large cap and flexi cap space would work for you. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, तो अगर 15 से 20 साल का मेरा एक कोई गोल है, लेट्स से 20 साल बाद आई वांट टू मे बी बाय अ फैंसी हाउस ऑफ 25 करोड़, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए फिर? कौन से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए? See, if you have 15-20 years time on your side, right, then you want your money to on the highest return, right? 12 to 14% should be your expectation Right. from the investment. And here, if you know real estate well, I don't know. I don't believe in real estate. We as a firm don't believe because it is a very illiquid asset class, and there you need big ticket size to put money, and there's maintenance, then tenant ko dhundo, and then a lot of things. So we prefer equity 80-90%, and 10-20% can be commodity. और इक्विटी में स्मॉल कैप आई अज्यूम? So see, स्मॉल कैप में क्या है कुशल, देयर इज अ साइकिल, राइट? जो सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है और सबसे ज़्यादा नीचे भी आता है, राइट? सो स्मॉल कैप ओनली इफ यू कैन स्टमक 50% ड्रॉ डाउन. सो इमेजिन अ सिनेरियो, जब आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है एंड नेक्स्ट 3 साल बाद वो 50 हुआ है, वुड यू गेट अ स्लीप और नॉट? If the answer is कि I would get a sleep, plus I would be very excited to put more money, then small cap is for you. But for 95% of our clients, we don't invest in small cap because it is very difficult to stomach such kind of volatility. Imagine in COVID, market fell by 38%, Nifty, small cap fell by 65-70%. It's not easy to stomach this kind of volatility. So yes, small cap does give you 1-2% higher returns, and वो 1-2% also makes a huge difference over 20-year period. But at the same time, you should be an investor who welcomes such volatility. Then small cap is for you. Otherwise, a combination of flexi cap, large, mid, and multi. These 3 are more than enough. You तो don't अगर need मैं anything else. तो अगर 20 साल बाद घर भी खरीदना है 25 करोड़ का, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए? Just stick to 2, 3, 4 funds, and that's it. Don't churn much. Okay, very helpful. You mentioned that you use credit card and you basically leverage those points to save money on travel and stay. कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और आपने कितना पैसा बचा है, कोई एग्जांपल दोगे? Kushal, I used 2 credit cards, HDFC Infinia and Biz Black. So Infinia is for my personal expenses, paying my kids' school fees, my shopping expenses, electricity.
The BizBack I use for my business expenses like GST, income tax payment, because that gives you points on government spending as well. तो ये कॉम्बिनेशन में है, व्हेन आई यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं. एंड व्हेनेवर आई ट्रैवल, सो आई गिव एन एग्जांपल, आई वेंट टू मलेशिया लास्ट ईयर एंड मी, माई वाइफ एंड माई सन, तीनों के टिकट मिला के 75,000 का कॉस्ट आ रहा था. I used 50,000 points to pay, and the remaining was just 25,000 जो मुझे पॉकेट से पे करना पड़ा. Because HFC में you can use 70% through points, the 30% you have to pay by cash. So this is the one hack which I use to fund my travel. Same can be used for hotel spending as well, where you can use your points to book your hotels. So मेरा travel का expenses काफ़ी कम हो जाता है इसके कारण. But the caveat is you should be able to spend it wisely. Credit cards. आई मीन बहुत सारे लोग फिर वो ट्रैप में भी फंस जाते हैं ना, लाइक Exactly. अगर ड्यू डेट से बाद में पे किया तो 36% रेट भी मिलता है ना So interest उसमें there's an option where you can select auto pay and you can select 3 days prior to your due date. Okay. वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा. गॉट इट. एंड अभी आप एटिका वेल्थ में टोटल कितने क्लाइंट्स को केटर करते हो? So we have 2,000 families as we are speaking, and broadly 3-4 clients in one family, so that 8,000 clients what we cater to. एंड व्हाट्स द AUM राइट नाउ? We manage around 3,500 crores of assets for clients over 30 countries now, so we are That's blessed amazing. and fortunate. तो अभी आप जैसे 8,000 लोगों से आपका इंटरेक्शन है एंड यू हैव लाइक यू हैव मैनेजिंग मनी फॉर 8,000 पीपल, 2,000 फैमिलीज यू सेड. तो ऐसे 2 या 3 कौन सी गलतियाँ है जो ये फैमिलीज यूजुअली करती है एंड ये गलतियाँ आपके साथ आपके पास आती है? So Kushal, there are a lot of mistakes, जो लोग करते हैं. I'll tell you top 2-3 mistakes. So first one is कि लोग पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करना प्रीफर करते हैं. They don't prefer outsourcing it to a financial advisor or a wealth manager or a distributor. उनको लगता है कि वो खुद मैनेज कर लेंगे. But ऐसा नहीं है. The way, as I said, you go to a doctor for your health, the same way you should consult an advisor. That is first. Because क्या होता है, see, up to a certain पोर्टफोलियो साइज आप खुद से मैनेज कर पाओगे. लेट्स से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. बट व्हेन द स्टेक्स आर हाई, लेट्स से व्हेन यू पोर्टफोलियो ग्रोज टू अबव 1 CR 2 CR, आप किसको पूछोगे जब मार्केट नीचे है? यू नीड समवन टू होल्ड योर हैंड एंड गिव द राइट एडवाइस. बिकॉज वो टाइम पे ना इतने सारे न्यूज़ सोशल मीडिया पे न्यूज़ आएंगे कि, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लासिक केस स्टडी कि जब 23 मार्च 2020 में जब बाजार ऑल टाइम लो पे था, कोविड हैड जस्ट स्टार्टेड एंड द मार्केट बॉटम्ड ऑन दैट डे. इनफैक्ट तभी तो हार्डली एनी डेथ्स हुए थे. द नेक्स्ट 6-7 months कोविड एक्चुअली एस्केलेटेड, बट बाजार तो तब तक ऑलरेडी 2x हो गया था, राइट? सो यू नीड समवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम्स टू मैनेज योर पोर्टफोलियो. दैट इज फर्स्ट मिस्टेक. सेकेंड, पीपल चेज परफॉर्मेंस. ये 98% लोगों के साथ हमने देखा है कि लास्ट 1 साल 2 साल में कौन से फंड अच्छे किए हैं, यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग दैट. एंड इफ़ यू सी वेबसाइट्स ऑल्सो, जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, वहाँ पे भी इट इज़ देयर ऑन द फर्स्ट पेज. लास्ट 1 year, लेट्स से DSP गोल्ड फंड हैज़ गिवन 150% रिटर्न और चाइना हैज़ गिवन 80% रिटर्न. बट वो तो जिसने पिछले साल इन्वेस्ट किया था उसका हक है वो रिटर्न पे. आज जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो उस पर आपका हक नहीं है, करेक्ट? सो दैट इज सेकेंड वेयर पीपल chase past performance. And third is they don't have a plan. They absolutely have no plan, right? And all the assets are scattered across multiple asset class. And क्या होता है, बहुत फनी चीज़ है कि 5% 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इन एक्विटी, 90% आर इन अदर एसेट क्लास, बट आपका पूरा फोकस वो 5-10% पे ही होता है. मान लीजिए अगर वो डबल भी हो गया तो आपके नेटवर्क पे क्या फ़र्क पड़ा? 5%, 100 का 105 हो गया, और बाकी 90% का क्या? उस पर आप कभी ध्यान नहीं देते हैं, करेक्ट? So if you have a plan in place, asset allocation is in place, then you should do well. एंड अगर मैं जेनजीज की बात करूँ, यंगस्टर्स, तो वो क्या आजकल 2-3 गलतियाँ करते हैं विच इज़ कॉजिंग देम टू बिकम ब्रोक और राइट. आई थिंक दिस नो कॉस्ट EMI जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड. बिकॉज क्या होता है, आज आप मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपीज़ है और आप क्रोमा में चले गए, यू वांट टू बाय अ सैमसंग फ़ोन विच इज़ 40,000 ना, तो वहाँ पे आपको सेल्स वाला बोलेगा कि सर 0 कॉस्ट EMI पे आईफोन मिल रहा है, आपको केवल महीने के 2,000 रुपये देने हैं. यू वेंट विथ अ माइंडसेट कि मुझे 40,000 का बजट लेके सैमसंग फ़ोन खरीदना है, बट ये नो कॉस्ट EMI का जो भी कल्चर स्टार्ट हुआ है, यू कैन बाय एन आईफोन विथ जस्ट 2,000 रुपीज़. और हम ऐसा मानते हैं कि जो डेट है ना, इट इज़ गुड इफ़ यू आर बाइंग अ होम और मैक्सिमम अ कार. बट ये जो एक्स्ट्रा लग्जरी एक्सपेंसेस है, आजकल लोग कुछ ट्रैवल भी करें विद नो कॉस्ट EMI.
आपके पास आज पैसा नहीं है, करेक्ट, फॉर द ट्रिप, बट आप EMI पे उसको पे कर रहे हो बिकॉज यू वांट दैट इंस्टाग्रामेबल एक्सपीरियंस. सो आई थिंक दोज आर फ्यू थिंग्स व्हाट द जनरेशन शुड कीप इन माइंड के लग्जरी स्पेंड के लिए लोन नहीं लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया अभी. इनफैक्ट मैंने तो ऐसे पढ़ा था कि कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए भी लोग लोन ले रहे हैं. प्लस Yes, you are जैसे right. आईफोन वगैरह लेना है तो एवरीवन इज टेकिंग आईफोन थ्रू Correct. देयर ईएमआईज. एंड so much debt is piling up in the youth, and you rightly said like it's just for instagrammable content so that Correct. they can put out on their social media, and status उनका थोड़ा ये हो जाएगा कि चलो यार मैं भी इधर गया हूँ, मेरी लाइफस्टाइल भी लोगों को दिख रही है, Correct. which is not the correct thing in my Correct. opinion. And second is, they only save what is left after spending, and Yeah. usually वो end of the month में इतना ज़्यादा बचता भी नहीं है. Yeah. If you just save first and then spend, I think that will create a big difference in their financial Right. life. Amazing conversation. बहुत मजा आया आपसे बात करके. So if you were to summarize this entire conversation with one slide about your net worth journey कि कैसे increase हुई है, so how would that journey look like for Right. you? So I've just shown you this. So when I started my journey as a client with Etika in 2012 starting, if you अच्छा, see, आप पहले client बने थे उनके और yes, फिर yes. partner बने आप. So मैं उनको Wow. मिला 2012 में वीरेंद्र जी हाँ. को, एंड फर्स्ट 3 years ही मैनेज माय फैमिलीज वेल्थ. एंड कुशल वो 3 साल में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई. एंड एज आई सेड आई ट्रैवल 16 कंट्रीज इन दोज 3 years. वी केम बैक टू साउथ बॉम्बे आफ्टर दैट. तो ये जो चेंजेस मैंने मेरी लाइफ में देखे, विद अ ऑनेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई सेड क्यों ना मैं भी हेल्प करूँ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, अक्वेंटेंसेस को उनकी वेल्थ मैनेज करने के लिए, उनके जो सपने वो पूरे करने के लिए. तो 2015 में आई जॉइन एटिका एज दी फोर्थ पार्टनर, एंड लास्ट 10 years आई एम मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी एज वेल. तो अगर आप देखेंगे तो जो इनिशियली जो ईयर्स है, मेरा जो डेट कंपोनेंट है, जो बिजनेस में था, FDs में था, विच इज़ द पिंक एंड द रेड लाइन, वॉज क्वाइट हाई. एंड जो इक्विटी था विच वॉज जस्ट 15% ऑफ माई ओवरऑल नेटवर्थ. ग्रेजुअली जो मेरे एसेट क्लासेस जहाँ पे मेरे रिटर्न्स बहुत कम बन रहे थे, वहाँ से मैं निकल के ग्रेजुअली आई मूव ऑन टू equity, and now it is almost 80% of my net worth. If you see below, जो मैंने S&P 5000 से स्टार्ट की थी, मैंने टर्म प्लान ली, जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ती गई, आई इंक्रीज माई टर्म कवर ऑल्सो नाउ, विच ऑल्सो इंक्लूज माई होम लोन. तो अगर कुछ होता है तो द टर्म कवर विल मैनेज माई आउटस्टैंडिंग होम लोन, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है. अलॉन्ग द वे आई इंक्रीज माई SIP. जब कोविड आया तो जो मैंने हाउस जो सेल किया था उससे मैंने इन्वेस्ट करके आई बॉट माई ड्रीम हाउस. So yeah, it's been a lovely journey, and my net worth has grown by 18% year on year. Oh, wow. This is liquid net worth, not counting the house. And it is, it is very important to see the return on your overall net worth, and not just one asset class, correct? And that is the true figure, is what I believe. You can't just measure return on one asset class and be happy about it. आपका overall net worth बढ़ा है कि नहीं, beating inflation or not, that is the real number. Yeah. अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग. बहुत बहुत मज़ा है आपसे बात करके, एंड बहुत कुछ सीखने मिला राइट फ्रॉम योर जर्नी अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, अबाउट लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कैसे डिसाइड करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है. सो दिस वाज लाइक अ मनी मास्टर क्लास, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मास्टर क्लास, विच पीपल वुड लव टू वॉच. एंड बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में भी आपने पॉइंट आउट किया दैट पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम. So thank you so much for doing this once again. Last question that I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you're interviewing Chintan Shah, what is one question you would like to ask him towards the end? So this is my favorite one. Can money buy happiness, right? Because all of us are chasing money, right, at the end of the day. And my answer to that is in two parts. So there's a saying which is very interesting, that money is number and there is no end to a number. If it was money to get you happiness, your search for happiness would never end. By saying this, what I've experienced in my life is that, of course, money does buy happiness because your goals are being achieved through money, right? But मैंने देखा है कुशल that beyond a point, money will not add incremental happiness to your life. And one of the learnings, my biggest learning so far in the last 15 years is that you have to get rich only once in your life. And this is a very deep meaning. I'll try to explain you. कि एक बार आप अमीर बन गए ना, जो भी आपके माइंड में टारगेट है, लेट इट इज़ 1 crore, 10 crore, 100 crore, राइट, उसके बाद आपको खाली ध्यान रखना है कि यू स्टे रिच. ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे रिच देन बिकमिंग रिच. एंड यू हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, स्पोर्ट्स पर्सन से लेके
पॉलिटिशियंस एंड ऑल दो, जो अमीर तो बन गए हैं, बट देन दे हैव लॉस्ट देयर एंटायर वेल्थ. बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन यू फॉल इनटू द ग्रीड गेम, करेक्ट, कि चलो आज मेरे पास इतना पैसा आ गया, अब मुझे यहाँ से डबल करना है या मेरे को एक्स नंबर पे पहुँचना है ना, देन विल नेवर कम आउट ऑफ दैट रैट रेस. तो वो कभी आपको हैप्पीनेस तो नहीं देगा. हो सकता है कि यू कम बैक टू स्क्वायर वन ऑल्सो, बिकॉज देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच इज नॉट योर फोर्टे और यू डोंट अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से AIF स्टार्ट्स एट 1 CR, राइट. तो जब आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का कॉर्पस होता है ना, आप बोलते हैं अभी मैं और कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ या कितना गोल्ड में डालूँ, राइट. बिकॉज नाउ यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शन लाइक स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टिंग, real estate trust. You want to explore those options because you get a kick, right? कि now I'm eligible for this big game, like big boys game, what you say. वो आपको ज़रूरत नहीं है, right? So my biggest learning is that you have to get rich only once in your life. एक बार वो टारगेट हो गया, just make sure that you stay rich. Yeah, that's so true. I think very difficult to stay rich than to become rich. तो वो भी बहुत ज़्यादा important है. Thank you so much once again for doing this. बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, and everyone who's watching this, I'm sure they're going to love this episode, and we're taking a lot of learnings from your journey as well. Thanks so much for being so transparent and so open and sharing all the numbers with us. It really helps us in order to like just get inspired and just move on in our journey as well. Thank you so much once again, and wish you the best. Thank you so much for having me, Kushal. Thank you. Thanks. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.